तो चलिए एक बार फिर मैं आपके सामने आया हूं एक और शख्स को लेकर, एक और हस्ती को लेकर, एक और बहुत अजीम व शान एक कैरेक्टर को लेकर, एक ऐसे कैरेक्टर को लेकर जिसके अंदर पता नहीं कितने कैरेक्टर घुसे पड़े हैं। वो कब कौन से कोने से बाहर निकलेंगे नहीं पता होता। आप समझ गए होंगे क्योंकि आपको मैं अभी बता देता हूं कौन मेरे साथ मिलने वाला है। जी हाँ, मैं उस कलाकार की बात कर रहा हूं जो कला को डिफाइन करता है। मैं हर कलाकार की हमेशा ग्राफ देखता हूं, उनके काम करने के तरीके को देखता हूं। मैंने इनका काम देखा है और मैं चकित भी हो जाता हूं कभी कभी, क्योंकि मैं कई मिमिक्री बहुत बड़ी बात है और मैं कहता हूं एक हंसी एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान चाहता है कि हंसाओ भाई, हंसाओ मेरे को। इस बार तो कोरोना में तो लोग इतने घुस गए थे कि स्माइल तो करा दो हमको। तो कॉमेडी इज द बेस्ट गिफ्ट गिवन टू एनीबडी, योर फ्रेंड और मे बी इवन योर एनिमी। सो कॉमेडी करना भी बहुत मुश्किल होता है। कॉमेडी और बफूंडरी के बीच में एक लाइन रहती है बहुत थिन। आप कब बफूंडरी की तरफ चले गए मालूम नहीं पड़ेगा आपको, कब कॉमेडी पर चले गए ये जानना एक अच्छे कॉमेडियन का। पर अगर आप मिमिक्री आर्टिस्ट की बात करो तो अगेन मिमिक्री जिस लेवल पर ये कलाकार मिमिक्री को लेकर गया, बहुत कम लोग गए हैं, क्योंकि इन्होंने मिमिक्री को एक नया आयाम दिया है। इन्होंने मिमिक्री को एक सीरियसनेस दिया है। इनसे मेरी बातों में ये मुझे पता लगा, इन्होंने मुझे कहा कि सर मैं मिमिक्री करता हूँ तो मैं बफूंडरी या मैं कॉमेडी नहीं करता। मैंने कहा यस, मुझे यही शिकायत है कि बड़े बड़े एक्टरों की जब कोई मिमिक्री करता है ना, वो रियल एक्टर नहीं करता। ये पता नहीं कहाँ से एडिशन होता है। लोग एंजॉय करते हैं, लोग हा करते हैं, हु करते हैं, ही करते हैं, लेकिन मुझे कहीं कहीं लगता है कि अगर मिमिक्री करेगा तो करेक्ट वॉइस में उसके करेक्ट डायलॉग बोलो ना। Why you add? But anyway, there are so many mimicry artists and I appreciate everybody, but because जो मेरे चेहरे पर मुझे मुस्कान लाता है मुझे अच्छा लगता है। लेकिन ये इस कलाकार जिनसे मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। सर मैं आवाज़ सुनता हूँ, मैं आवाज़ को फॉलो करता हूँ, मैं उस आवाज़ को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूँ। नुआंसेस, उसके पॉजेस, उसका वज़न कमाल है। तभी इनसे आप, मुझे इन्होंने बताया था कि ये 27 लोगों की आवाज़ें निकाल सकते हैं और 27 लोगों की तरह गाने भी गा सकते हैं और इनके पास इतना आइटम्स है। हेड्स ऑफ टू दिस ग्रेट कॉमेडियन कहूँ या मिमिक्री आर्टिस्ट कहूँ या एक कलाकार कहूँ। चलिए अभी मिलाता हूँ मैं आपको ग्रेट सुदेश भोसले जी से। आप कहें तो अभी मिला दूँ, तो चलिए मिलते हैं सुदेश भोसले जी से। आइए। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा किया आपने नमस्कार किया और शेकेंड नहीं किया, क्योंकि आजकल शेकेंड अलाउड नहीं है। बट आपका मैं कहूँगा को नमस्कार ही किया जाता है। अरे तो बिल्कुल मुझे कहना पड़ेगा आयुष्मान भव पुत्र। आइए चलिए, आप आयुष्मान बहुत बढ़िया, आपसे बहुत बातें बहुत जानना है आपसे। बैठिए बैठिए, बातें करते हैं। थैंक यू सर। आइए सुदेश जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा आपको, क्योंकि हम आपसे पिछले हफ्ते ही हमने कॉन्टैक्ट किया था और एक फ़ोन पर आपने कहा हाँ मुकेश मैं आता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। और पितामह का क्या कहते हैं बुलावा है और ना करने की हिम्मत नहीं हो सकती। क्योंकि थैंक यू फॉर कॉलिंग, क्योंकि आपको देखते देखते हम बड़े हुए हैं। अरे आपको मैं तो आयुष्मान भव कहूँगा। थैंक यू। मतलब वो पूरे भारतवर्ष को नहीं पूरे दुनिया को आपने आशीर्वाद बांटा है। मुझे तो कभी कभी लगता है ऊपर ने लिख के दिया जा बेटा आशीर्वाद बांट, आज तक बांट रहा हूँ। जी जी जी। सो आप पर, लेकिन मेरे दो इमेज है, एक महाभारत एक शक्तिमान। कुछ लोग बच्चे शक्तिमान को देख के बड़े हुए एक जनरेशन, कुछ पूरी जनरेशन पहले वाली महाभारत पितामह। और वो आप लोग मतलब किसी के कोई लीडर की जरूरत नहीं पड़ती, आप पूरे मुंबई पूरे हिंदुस्तान को बंद कर देते
पूरे कर्फ्यू लग पूरे कंट्री को कर्फ्यू लगा गया था। नाना चोड़ासमा का यहाँ पर एक बोर्ड लगता था, इफ यू वांट टू सॉल्व द ट्रैफिक प्रॉब्लम ऑफ मुंबई, स्क्रीन महाभारत। वाओ वाओ, दैट्स ट्रू, बन गया। सर मैं एक बार अपनी पत्नी के साथ बाली गया था हॉलीडेज के लिए। बाली में? अच्छा। और संडे था, और यकीन नहीं करोगे हर घर में ये सीरियल उनकी लैंग्वेज में चल रहा था। उनकी लैंग्वेज में एवरी हाउस। और एक अच्छी बात ये कि देखो जितने यहाँ गणेश जी और शिव जी की मूर्तियाँ नहीं दिखी ना उस कंट्री में देखी, हर एक के कंपाउंड में उनके डोर के बाहर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ। रास्ते पे चलो तो गणेश जी और शंकर भगवान जी। क्या बात। हाँ, अमेजिंग। या हमारा धर्म वहाँ गया है, बहुत अशोका के टाइम गया है और हमारा धर्म वहाँ पहुँचा है, तो वो हमारे से ज़्यादा धार्मिक है। मैंने कई बार रियलाइज़ किया, बाहर और जो वहाँ के लोग ज़्यादा आप लोगों को पूछते हैं, ज़्यादा पूछते, बिकॉज उनको बहुत दूरी भी है और उनको धर्म। और हमको पता है ना, जो प्यार आपको हमको यहाँ मिलता ही है, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज में हमारे इंडियंस जो हमको प्यार से एक अलग नज़र से, उनके इसमें अप्रिसिएशन रहता है। और एक को ना कि आंखों में मेरे देश से मेरा भाई आया, वो जो प्यार दिखता है वो अमेजिंग होता है। अमेजिंग है। हमारे यहाँ पर तो क्या चलता है वाली एटीट्यूड। हाँ, ठीक है यार, ये मुकेश अच्छा, ठीक है, जिसको हम लोग ये बोलते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। एग्जैक्टली। लेकिन आप वहाँ चले गए तो सर वो हो जाते हैं। सर दिस इज व्हाट आवर कल्चर एंड दिस इज व्हाट आवर आर्ट इज। एंड आप जैसे लोग वर्ल्ड में इसको लेकर गए हैं। तो मैं सुदेश जी, बहुत सी बातें करने गए हैं आपसे, कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो क्योंकि मुझे मालूम नहीं पड़ रहा कि मैं आपकी कौन सी प्रतिभा को पहले पकड़ूं। क्योंकि कहा जाता है कि जैसे हमारे इंडिया के बारे में बहुत मशहूर है, क्या है, विविधता में एकता। तो आपने बहुत सुना होगा, बिल्कुल कहीं बोला भी होगा आपने, कोई आप तो इस तरह के स्लोगन्स करते रहते। ये शख्स है जिनके अंदर एकता में विविधता है। इनके एक शख्सियत के अंदर सारी विविधता आ जाती है। गा भी लेते हैं, डब भी कर लेते हैं, आपके चेहरे को खिला देंगे, मिमिक्री करते हैं। सो सर मैं एक एक करके हम कोशिश करूँगा मैं, बिकॉज मुझे जानना है आपके बारे में। हम तो सिर्फ एक गाना मैंने आपसे रिकॉर्ड करवाया था, बट ज़िंदगी में बहुत कम मिले। तो सर मैंने आपके लिए क्वेश्चनेयर बनाए हैं जी, क्योंकि आप एक ऐसे शख्स हैं जिसको मैं सिलसिलेवार पकड़ना चाहूँगा। तो सर शुरू करते हैं। मुकदमा तो नहीं चला? मुकदमा नहीं, मैं वो उनकी तरह मुकदमा नहीं चलाता मैं, बिकॉज मैं कोई आरोप नहीं लगाना, बट मुझे जानना है कि आपने क्या क्या किया। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ गेस्ट को, सर मैं आपके पास सवालों की झड़ी मारने वाला हूँ, आपको जो सवाल का जवाब नहीं देना है आप नो बॉल करके हटा दीजिएगा, और जो देना है तो आप दीजिए। सब देते हैं, मैं हर सवाल का जवाब मैं मुझे वैसे ही चाहिए। सर आइए, योर करियर, you started as dubbing artist, then how you turned to be a singer? सर इसमें थोड़ी सी चेंज, थोड़ा सा बदलाव, ट्विस्ट है। मैं शुरुआत करूंगा, मेरे पिताजी एन.आर. भोसले चित्रकार थे जी। मुग़ल आज़म, झनक झनक पायल बाजे, दोस्ती, और उससे पहले से भी फिल्में, वो आर्टिस्ट थे। नवरंग, ऐसी जितनी फिल्में जी, वी शांताराम जी की सारी फिल्में, राजश्री प्रोडक्शंस की सारी फिल्में, देन मतलब ये तो मुझे चंद याद है। तो चित्र 50s 60s के होर्डिंग्स, बैनर्स जो पूरे मुंबई महाराष्ट्र में लगते थे, हम लोग तो वो बनाते थे। वर्ली में हमारा बहुत बड़ा स्टूडियो था। मेरे पिताजी के अंडर 15 से 20 असिस्टेंट्स थे। और मेरी मम्मी जो है, माताजी सुमन भोसले, शी वॉज अ क्लासिकल सिंगर। और मेरी नानी आगरा घराने की प्रसिद्ध गायिका थी, ऑल इंडिया रेडियो सिंगर, मतलब मदर की मदर नानी दुर्गाबाई शिरोडकर। अरे वाह। तो मैं जिस माहौल में बड़ा हुआ हूँ, एक तरफ पेंटिंग ही पेंटिंग, ब्रश, कलर्स, और एक तरफ प्योर क्लासिकल म्यूजिक। क्या बात। और मैं गोवा से हूँ। गोवा से। तो हमारे यहाँ प्योर क्लासिकल, नाट्य संगीत, सुगम संगीत। और दूसरी बात ये, पिताजी बॉलीवुड के, मतलब हिंदी फिल्मों के, मराठी फिल्मों के पोस्टर्स बनाने के बावजूद उनको हिंदी गाने पसंद नहीं थे। बोले क्या गाने, हे हो ये कोई गाना बिल्कुल। तो पिताजी घर पे होते तो मुंबई
क्लासिक शुरू। जैसे पिताजी गए, बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने पिताजी आए, ऐसा था। मेरे स्कूल में रफी साहब का ऑर्केस्ट्रा आया था, पिताजी ने भेजा नहीं, गंदे गाने होते हो, क्योंकि गोवा में बड़े हुए हैं, प्योर क्लासिकल। अच्छा, हमारे घर में ना एक बार, हमारे गोवा से, मैं शिरोड़ा गांव है, शिरोडकर, शिरोडकर इसलिए कामाक्षी देवी हमारी कुलदेव। अच्छा, कामाक्षी। तो उस गांव से ना एक ग्रैंड मदर हमारी दूर की, वो आई रिश्तेदार। तो मेरे पिताजी ने कहा, उनको पता था, लोगों ने बोला था आपका बेटा क्या करता है, आपको पता है, कभी जाके देखो तो सही। उनको पता नहीं था, घर में ऐसा था, मैं बेहूदी क्या, मतलब क्या क्या मस्ती करता हूँ। तो अब वो जो नानी थी, जो भी मदर की मदर, नहीं, वो हमारे गांव की अच्छा, बड़ी बूढ़ी बुजुर्ग, हाँ, बुजुर्ग महिला, बहुत ही बुजुर्ग। तो बोले, उन्होंने बोला कोंकणी में, मजोपूत बरो गाता, मजोपूत मतलब मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है। अब उसने एक्सपेक्ट किया होगा नाट्य संगीत क्लासिकल, तो मैंने क्या किया, और क्या जो उम्र होती है ना, उसमें शर्म नहीं होती ना, शर्म नहीं होती। अभी कोई आप बोलेंगे तो मैं थोड़ा सुर लगेगा कि नहीं, हम लोग कंसर्न होते। तो मैंने क्या किया, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर, तो वो पिताजी को ऐसे देखने लगी, और फिर खड़े खिड़की पे, तो बोले असो गाता रहे तो जो पूत, मतलब ऐसा गाता है तुम्हारा बेटा। और मेरे पिताजी भी इस शर्म से पानी हो गए। तो ऐसा था मेरा भाव, और घर में बिल्कुल। पर पिता का डर नहीं लगता था तुमको? क्या? तुमको बहुत डर भी थे? डरता था, लेकिन उन्होंने खुद बोला तो मैंने गा दिया, आपने छेड़ दिया। और फिर स्कूलिंग चालू थी। घर में मैं बिल्कुल शर्मीला सा, बहुत डरा हुआ, स्कूल में मैं हूँ कि नहीं मालूम नहीं था। 1974 में आई वॉज 14 years old, 9th स्टैंडर्ड में। और मेरी मम्मी गाने के साथ साथ ये जो आपके मेन टाइटल्स होते ना, लेटरिंग्स, आन मिलो सजना, भाई तो है वो, और सब क्रेडिट्स, म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जे ओम प्रकाश, वो मम्मी करती थी। हाँ, अच्छा। मेरी 2 बहनें भी आर्टिस्ट है, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स की वो स्टूडेंट। वो लिखना पड़ता था उस वक्त? हाँ, वो पेंट से पूरा, पेंट से लिखना, पेंट से पूरा। और जितने थिएटर्स में मूवी रिलीज होती थी, कंप्यूटर्स तो थे नहीं, ये होर्डिंग्स, वो हम लोग कैनवस हाथ से बनाते थे, कैनवस कपड़ा होता था, उसको बना के जितने थिएटर्स, 35 थिएटर्स में अगर रिलीज हुए तो 35 बैनर्स बनते थे। ये डिजिटल वगैरह 80s की बात शुरू हुआ सर, मैं वो जमाना याद है। हाँ, तो बड़ा प्यारा लगते थे तो सब, बड़े बड़े। बोले, एक फिल्म चल रही थी, तो पिताजी 15-20 दिन घर नहीं आए। तो मैंने कहा मेरे को बाबा को मिलना है, तो मुझे ले गई ट्रेन से महालक्ष्मी में, वर्ली में गए, तो देखा कि हर तरफ राजेश खन्ना, हेमा मालिनी के पोस्टर, पिताजी पेंटिंग कर रहे हैं और सारे असिस्टेंट। तो मेरे से ऐसा निकला कि मम्मी मैं बनाऊं क्या, मुझे भी लग रहा है मैं बना। तो पिताजी बोले क्या बोल रहा है, बहुत कड़क थे एकदम पिताजी। बोले, ये बोलते ही करो। हाँ, बोले कर ले, कोई बात नहीं, अगर बिगड़ भी गया तो हम लोग हैं सुधारने के लिए। तो सर मेरे को ना इतने साइज का एक प्लाईवुड दिया गया और एक फोटो दिया गया, हेमा मालिनी और उनके सीने पे राजेश खन्ना जी का सर है, और मुझे बेटा तू बना ले। तो मैंने जो स्केच बनाया, पिताजी से लेके सारे आर्टिस्ट ऐसे हो गए, इतना हुबहू था। तो पिताजी तो थे ही ना, बोले बेटे कल से स्कूल मत जा तू, बोले इसके कल कपड़े लेके आना। 1.5 महीने में स्कूल नहीं गया, और सर मेरे हाथ के पोस्टर्स लगे, फिल्म का नाम प्रेम नगर, यस, 1974। उसके बाद मैंने जूली, स्वयंवर, स्वर्गनग, श्रीमान, 74 to 82 मैंने सिर्फ पेंटिंग, और पेंटिंग मेरी मास्टर ही पोर्ट्रेट्स में। अच्छा, ये भी आपकी प्रतिभा है। नेक्स्ट टाइम घर आओगे ना, ये भी तो मेरे 77-78 के स्केचेस बताऊंगा। अरे वाह। आपको मैंने अभी शत्रु जी को एक स्केच दिया है उनके बर्थडे को, जो मैंने 77 में बनाया था। प्राण साहब की बेटी पिंकी भल्ला जी, उनको दिए प्राण साहब के। तो घर में यही डिसाइड हुआ कि ये पेंटर बनेगा। तो वो फेज था आपका, उतना फेज था। और जब मैं एक काम करता हूँ ना, अभी मैं आपके साथ हूँ, मैं 100% आपके साथ, यही होना चाहिए। तो मैं पेंटिंग ही पेंटिंग कभी सोच। और उस वक्त एक अच्छी बात थी, माता पिता ना, अभी कैसे ना बच्चा पैदा होने से पहले सोच लेते इसको सचिन तेंदुलकर बनाएंगे, इसको ये है ना, कंप्यूटराइज बच्चा होता है। उस वक्त इतना वो था, मतलब हालात ऐसे थे, स्कूल में एडमिशन ले ली, बहुत बड़ी बात हो गई एक बाप के लिए। पिताजी तो को पता नहीं रहता था कि कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। तो ये कर रहा था, अचानक स्कूल में, कॉलेज में ना
हेमंत की आवाज़ निकलने लगी। और बचपन से ही ना मुझे सैगल साहब और सचिन दा की आवाज़ बहुत वो अट्रैक्ट फैसिनेट करती थी। तो मैं ऐसे ना बैठे बैठे ना, हम भी ये मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, ये न जाना हाय हाय ये जालिम ज़माना। मुझे पता नहीं था क्या सैगल साहब का खुद ब खुद आप अंदर से सुर में है, नहीं मालूम, मैं गाता था और लोग बोलते थे अरे क्या बात। फिर वो हो राम रे हो रमा डोली में बिठाई के क्या बात। कहार लाले मोरे सजना के द्वार हो धूली में बिछाई के कहार। ये अपने आप एस डी बर्मन जी खुद। और ये मेरा ना अपने आप होने लगा। ये सडनली हुआ आपको? सडनली अभी तक तो आप पेंटिंग वेंटिंग की बात कर रहे हैं। पेंटिंग है। वो स्कूल कॉलेज में ना, तो फिर वो कल्चरल इस ग्रुप में ज्वाइन किया। वहाँ मैंने देखा एक हमारा सीनियर ना, और भोसले साहब कैसे हैं आप, अजीत साहब की, भैया मुकेश जी आपने आज में बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे मुकेश जी आज आपने मुझे बुलाया अपने इस बड़े ऑफिस में, भीष्म पितामह, मैं आपके चरण छू लूँगा। अरे भीष्म पितामह आपने मुझे आप बुलाया, हम दोनों मिलकर कर लेंगे धाकी तिकी। तो ये पता नहीं कैसे, और ये अंदर से निकला, और ये निकलता है कोई टैलेंट, कोई किसी मैंने को रोक सोच नहीं। के नहीं किया। एक दिन घर पे बैठा हूँ, केबल नेटवर्क पे अमित जी और अनुपम खेर साहब की फिल्म देख रहा था। तो अमित जी अनुपम खेर को एक चाटा लगाते, तो वो बोलते तो मेरा बेटा बेटे मिस्टर डेविड आ। और मैंने इमीडिएट रिपीट किया, अचानक आ गया। और फिर कुछ आवाज़ें मुझे लगा यार ये आनी चाहिए, संजीव कुमार साहब की आवाज़ आई नहीं, आवाज़ खराब हो गई। फिर एक दिन अचानक आया, मुकेश जी आपने जो आज हमें बुलाया है, क्या बात। अच्छा लगा, पहले क्यों नहीं बुलाया। तो ये, और जो मेन आवाज़ जिसकी वजह से मैं जाने लगा बाद में, उसकी एक महान है, बड़ी अजीब कहानी है। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म देखकर मैंने 11वीं 12वीं सेकंड हायर सेकेंडरी में था, किसी को देखकर हे जोरा जान दरवाज़ा खोल दे ऐसा बोल दिया। तो जिसके लिए बोला था उसने तो सुना नहीं, मेरे जो दोस्त थे बोले यार कल जो तूने बोला ना अमिताभ बच्चन जैसे, भाई छोड़ो यार कहाँ अमिताभ बच्चन है। तभी ये कुछ ये नहीं, मतलब ध्यान में। तो वो जो मेरा दोस्त था ना, वो देव साहब का फैन था। तो वो दूसरे दिन मेरे घर पे एक टेप रिकॉर्डर लेके आया, वो छोटा फ्लैट वाला है, सिंगल मोनो। तो बोले मैं तुझे देव साहब की आवाज़ में मैं तुझे सवाल करूँगा, तो अमित जी की आवाज़ में जवाब देना। और वो इतना देव साहब का फैन था कि अगर बोले मिलिंद स्टैंड अप, यस टीचर, बोले अरे मेरी माँ बोलती मिलिंद यार कैसे कपड़े पहने तूने, जरा ढंग के कपड़े पहन, कितने गंदे कपड़े। तन का चोला बदलने से मन का चोला नहीं बदलता माँ। तो ये ऐसा पागल था। तो बोले और अमित जी क्या चल रहा? कुछ नहीं भैया ये शूटिंग वूटिंग चल रही है। तो बोले आजकल आपके बारे में बहुत कुछ सुन रहे। अरे मीडिया वाले पता नहीं हमारा अनाप शनाप कुछ लिख देते हैं, आप अपना ध्यान। और ये जो हमने सुना इसको प्ले करके, यार ये तो वाकई जुगलबंदी हो गई, ये तो है, कुछ तो बात है। फिर मैंने ना उस वक्त VHS कैसेट्स मिलती थी, तो मैंने जंजीर, दीवार, लावारिस, अंधाधुन कैसेट्स लाए। जो फेमस डायलॉग जब मुझे जो पसंद थे ना, वो मैंने लिखे, बायहार्ट किए, और फिर बाथरूम के कोने में जाके मैं घंटों प्रैक्टिस करता था। अच्छा, हाँ। और फिर जो मेरा फर्स्ट पब्लिक, अच्छा मैंने कहा मुझे तो लग रहा है, मेरे दोस्तों को तो लग रहा है, पब्लिक को लगे कि नहीं लगे। तो मैं नेशनल कॉलेज में पहला शो मेरा, अच्छा बांद्रा में नेशनल ऑडियंस स्टेज पे मिला, मौका मिला आपको। हाँ, तो किसी ने बोला कि ये अमिताभ बच्चन की, और मैं तो ऐसा दुबला पतला, हड्डियाँ पतले होते थे बहुत ज़्यादा, मतलब ये रेप्स गिन सकते थे। अच्छा, इतने पतले। और काला प्लास्टिक का चश्मा। तो जैसे ही मुझे देखा कॉलेज के बच्चे, ये अमिताभ बच्चन हड्डी। और उस वक्त बात करने की वो तभी, अभी मैं आपके सामने अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकालता हूँ, ये तू निकल ले तो यही। और वो नेशनल कॉलेज तो मशहूर है इस बारे में। मैंने बोला सर, अच्छा मैंने ना कभी भी ना कॉमेडी वाला आइटम नहीं किया। अच्छा, आपने? मैंने पहला जो किया अमर अकबर एंथनी में,
नाजिर हुसैन साहब का खून कर देते जीवन जी। जो फादर होते हैं उनका मर्डर होता है, जीवन साहब विलन होते हैं। उनकी लाश को चर्च में उधर गिरा के वो भाग जाते हैं। एंथनी आता है, हे फादर हमको लड़की पसंद आया, अपन शादी करना मांगता, देखा कि लाश पड़ी, फादर की लाश पड़ी। अब अमिताभ बच्चन दुखी हो जाते हैं, गुस्सा है, जीसस क्राइस्ट को पूछते हैं। वो सीन मैं करता हूँ जो पहली बार मैंने किया। बोले इधर तुम्हारे घर में तुम्हारा सामने किसी ने फादर को, और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था, अपन को उठाने का था। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम एंथनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता सा लवर इस बच्चा लोग को? ये पालता, ये। क्या बात है, क्या बात है, तालियां मारो भैया, तालियां मारो। तो ये मेरा पहला था ये पब्लिक। वो भी यही तो, ये आपने नेशनल कॉलेज में बोला? ये किया हिम्मत के साथ। और जैसे बोले हे हो, बोले इधर पिन ड्रॉप साइलेंस। बोले यार कुछ तो है। और उसके बाद आप यकीन नहीं करोगे, ताली वाली नहीं, हाँ स्तब्ध हो गए होंगे, स्तब्ध हो गए। और उस वक्त तो माइक वाइक के साथ ना, पूरा साउंड सिस्टम के साथ। तो फिर बोले बाकी आर्टिस्ट ने हमको यही चाहिए। और सबसे बड़ी सर बात क्या हुई, उस वक्त ना काफी मिमिक्री आर्टिस्ट, कॉमेडियंस थे, बहुत थे, बहुत। अमित दिलीप जी- दत्त से शुरुआत नहीं, हुई नहीं, पर अमित जी को पहली बार किसी ने स्टेज पे अच्छा, अमित जी को किसी ने नहीं किसी ने नहीं किया था। दिलीप साहब, दादा मुन्नी, अशोक कुमार जी, राजकुमार जी। दुनिया हमारे गले पर छुरी रखे, हम दुनिया के गले पर छुरी रखेंगे। बेटे मोहन, दुनिया में जीना है तो सर उठा के जियो, सर झुका के नहीं, ठोकर मार के। क्या बात है, क्या तो बात है। ऐसा, तो एक उसमें फायदा- आप पहला दिखा जो अमिताभ बच्चन की अमिताभ आवाज़। बच्चन। और अमिताभ जी वो टॉप पे थे उस वक्त, बिकॉज अमर अकबर थे, एकदम, मतलब अमिताभ या, उस बच्चन वक्त तो was छाए the हुए थे। only स्टार। या। और उस वक्त मेरा फायदा ये हुआ कि अमित जी के गाए हुए गाने भी रंग बरसे एंड मेरे अंगने में फेमस थे, हिट हुए थे, गाए जा चुके थे ऑलरेडी। वो आई थिंक उन्होंने खुद ही गाए थे, वो गाए थे। रंग बरसे। तो मुझे उनकी सिंगिंग वॉइस का भी रियाज था, उनकी बोलने की स्टाइल का भी था। तो फिर लोगों ने बोला यार एक अमिताभ बच्चन से काम नहीं चलेगा। फिर मैं धीरे धीरे उसे करते 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 राजकुमार जी, मिठुंदा, दारा सिंह साहब। दारा सिंह का सुनाइए जरा। अच्छा, मैं जुम्मा चुम्मा कभी मजाक में करता हूँ, ये अरे ओ जुम्मा मेरी जान में, जो मेरा डायलॉग है ना गाने से पहले, वो अगर दारा सिंह साहब मांगते, अच्छा अच्छा, अरे ओ जुम्मा ऊपर क्या करे पुत्र, नीचे उतर। अब उनको मांगना है चुम्मा, लेकिन जिंदगी भर पहलवानी की तो क्या मांगते, पंजा लड़ाएगी। और पंजाबी जय श्री राम। तो सर एक रेयर वॉइस, विनोद खन्ना आपने बहुत कम सुना, बहुत कम सुना, बहुत कम सुना। अमर अकबर एंथनी में जो वो एंथनी को पकड़ने आते हैं ना, इंस्पेक्टर अमर, तब वो बोलता है ना, साहब आपका वर्दी देख के अपन छुपा, वरना तो बोलते हैं यहाँ का दादा है तो हाँ, अपनी बस्ती वालों के सामने रौब जमा रहा है हाँ, अरे वाह। और मेरी वर्दी की वजह से चुप है तो हाँ, देखता हूँ तुझ में कितना दम है। क्या बात। और मैंने ये अमजद भाई को सुनाया, और मेरी वर्दी की वजह से चुप है तो हाँ, तो विनोद बड़ी अजीब जगह पे पहुंच लेता था। अमजद भाई बोले। तो सर ऐसे सफर ऐसे करते करते आप घुसते गए अंदर। शुरू हो गया। अच्छा, मैं स्टूडियो में भी काम करता था, शाम को शोज भी करने लगा, शोज मिलने लगे। किसी के सोसाइटी में पूजा है, किसी का बर्थडे है, ये फिर लोगों ने बोला भैया पिताजी को आपको पता है? बोले नहीं, तो मेरे साथ स्टूडियो में रहता है। अरे नहीं, बहुत कुछ करता है। फिर दीनानाथ मंगेशकर ऑडिटोरियम में चुपके से पिताजी और मम्मी आके बैठे, फर्स्ट रो चुपचाप आके बैठ गए कि क्या करता है बेटा, घर में तो एक चूं नहीं निकलती इसकी। और देखा तो सुदेश भोसले आ रहा है, तो लोग तालियां सीटियां मार रहे हैं, और मैं नाच भी रहा हूँ मैं। और पिताजी ने पूरा 3 घंटे का शो बताया कैसे देखा। मतलब इनको क्या हो गया, ये क्यों मारी तालियां, पागल हो गए क्या? मारे जा रहे। उसके बाद इनको किशोरदा भी अच्छे लगने लगे, रफी साहब भी। अब बेटा कर रहे तो सब अच्छे लगने लगे। और फिर आपको पता है मेरा बेटा क्या करता है, मेरा बेटा क्या करते, तो he changed totally चेंज। मतलब ही स्टार्टेड लाइकिंग, वरना ये बोले ये गाना मार पड़ेगी तेरे पे, यूडलिंग करेगा तो। यूडलिंग भी नहीं मालूम था उनको क्या होता। अच्छा सर, और एक राज की बात बोलता हूँ, जहाँ जिस मकान में आप आए थे, जिस स्टूडियो में आए थे, वो मेरे पिताजी ने बनाई हुई बिल्डिंग।
और उसकी स्टोरी ऐसी है कि 1966 में दोस्ती फिल्म आई थी और उस वक्त गोरेगांव में ना प्लॉट्स सस्ते में बिक रहे थे और किसी ने पिताजी को बोला आप इतना पेंटिंग करते हो, पैसे लाते हो, मटन वटन खा के पार्टियाँ करके खर्च करते हो, कुछ प्रॉपर्टी प्लॉट ले लो, सोना हो जाएगा। तो पिताजी ने माना नहीं। तभी एक आना 6 पैसे में मिलता था, फिर 6 रुपए हो गए, फिर 25 रुपए हो गए पर स्क्वायर फीट। तो पिताजी ने कमल बरजाटिया साहब, कमल बाबू गोरेगांव में प्लॉट खरीद रहा हूँ। और मेरे पिताजी लहंगा सफ़ेद, कुर्ता सफ़ेद और टोपी। अच्छा, टोपी भी? हाँ, तो सिर्फ मेरे पिताजी को एंट्री थी उनके ऑफिस में मेन। उन्होंने ऐसे गोदरेज का कपाट खोला, उनका 50,000 रुपीज़ कैश इन 1966 वो प्लॉट है जिस पे आप आए थे। क्या बात है। तो वो वास्तु का इतना आशीर्वाद हम पे। तो एनीवे, तो पेंटिंग फिर क्या हुआ, 82 में मेलोडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा जो फेमस है, उन्होंने मुझे देखा कहीं और उन्होंने मुझे बोला आप अब तक आप कहीं जुड़े नहीं हुए थे? कहीं नहीं। मैं ऐसे छोटे मोटे शोज, फ्रीलांसिंग। और ये जो मास्टर राजू, मास्टर बिट्टू, अभी जो विशाल देसाई, राजीव देसाई, ये हमारे फैमिली फ्रेंड बचपन के। अच्छा। जो महाभारत में असिस्टेंट थे, बबलू, 2 भाई थे जो। जी बबलू जी, जो अमित जी के सबके रोल्स करते हैं। हाँ। तो इनकी और मेरी फैमिली की पहचान थी। तो ये लोग ना मास्टर्स का, उस वक्त मास्टर कलाकारों का बहुत क्रेज था। मास्टर मयूर, बेबी प्रियंका, अच्छा, यंग छोटे मयूर, मास्टर्स जो बोलते हैं ना, तो जो बड़े एक्टर्स का ये भी वही थे बब्बू, जो 2 लड़कियां। जंजीर में तो ये बिट्टू है, फिर राजू भी। इवन मेरी पहली फिल्म खूनी में भी यही थे। बिल्कुल, ये फिर वो ना भोले ओ भोले जो अमित जी गाते हो, बिट्टू है छोटा। तो अच्छा करता था वो। ये बच्चे लोग जो है ना, मास्टर कलाकार, रिकॉर्ड डांस का शोज करते थे पूरे इंडिया भर। मतलब बड़े एक्टर्स के खई के पान है सपोज ना, तो ये लोग वो सेम कॉस्ट्यूम बना के मास्टर, क्यों पब्लिक प्यार करती थी। तो इनके बीच में जो कपड़े बदलने का जो टाइम होता था, उसमें मैं जाके मिमिक्री करता था। अच्छा, वो जैसे बीच में पर्दा आगे आना, कभी पर्दे के आगे। तो वो मेरी शुरुआत थी और वहीं मुझे मेलोडी मेकर्स ने सुना 82 में और उन्होंने मुझे बुलाया बैक स्टेज। बोले आप क्या नौकरी करते हो? नौकरी नहीं, पिताजी के स्टूडियो में पेंटिंग करता हूँ। आप हमसे जुड़ जाओगे? अरे बोले बिल्कुल। क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? 22 वाले। ओके। हाँ, तो मुझे 1974 में आई वॉज 14 और 82 तक 8 साल की बस ओनली पेंटिंग एंड पेंटिंग। रोज गोरेगांव से महालक्ष्मी के वो लिंसीड ऑयल के डब्बे यहाँ उठा के लेके जाना, उठा के यहाँ पे कलर के पाउडर्स के डब्बे और बीच के खंबे में लटक जाना, मेरा रोज का प्रोग्राम था। अच्छा। और मैं कुछ सालों पहले ना प्लेटफॉर्म पे गया, मेरी बहन कहीं दूर रहती थी, तो पैर कांपने लगे ट्रेन को देख के। अच्छा। इतना डर लगा कि आदत छूट गई ना। पहले तो एक खंबे पे लटकता था, बाहर लटक के हवा में। तो फिर मेलोडी मेकर्स में ज्वाइन हुआ मैं। पिताजी भी बोले अरे बिल्कुल। और दैट वाज वो ऑर्केस्ट्रा ऐसा था, महीने में 35-40 शो करते थे हम लोग। महीने में 31st नाइट को सर 5 शो करते थे। सुबह 10 बजे एक शो, भाईदास में 10 बजे एक शो, शाम को शिवाजी मंदिर में शो, रात को 1:30 बजे का 31st नाइट का भाईदास में शो, ट्रैवल करके पूना, सुबह 11 बजे का बाल गंधर्व में शो, वापस ट्रैवल करके शाम को शिवाजी मंदिर में शो। 5 शो 8-10 साल रेगुलर करते थे नॉन स्टॉप। और 5वें शो में वन ऑफ द फर्स्ट। और किशोरदास जब भी शो करते ना सर मेलोडी में, वहाँ मेरी किशोरदास से मुलाकात हुई। और वो बात हुई कि जैसे आपने सवाल किया मिमिक्री आर्टिस्ट से आप सिंगर बने, तो फिर उसी वक्त ना 80s में ये थोड़ा सा पोस्टर जो हमारा बिजनेस था वो धीरे धीरे कम होने लगा, डिक्लाइन हुआ बाद में। और वो सारे ये आपके डिजिटल प्रिंट आउट होने शुरू हुए। फिर मैंने पिताजी से कहा पिताजी आप अभी स्टूडियो हम लोग भेज देते हैं आप। अच्छा, मैंने उस वक्त क्या किया, जैसे जैसे मुझे शोज पैसे मिलते, मैं पिताजी के 14 टेनेंट्स थे। 14 टेनेंट्स मैंने हर साल शो करके एक टेनेंट को खाली बाहर निकाला। अच्छा। 20 years इट टुक मी। अच्छा। और पिताजी को बोला ये लो आपकी बिल्डिंग। क्या बात है। वो जैसे त्रिशूल में बोलते हैं ना, इस बिल्डिंग में मेरी इस बिल्डिंग की बनवाई में मेरी माँ ने ईंटें उठाई थी, मतलब पिताजी ये लो आपकी बिल्डिंग आपको वापस कर दी जिसमें आपने ईंटें लगवाई। पिताजी वॉज वेरी प्राउड। और एक कमरा उनको दिया, बोला आप बस अभी वो पोस्टर्स भूल जाइए, आप अपने पसंद के पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप बनाएंगे बैठ के। क्या बात है। तो फिर वो बोलते ना ब्रश मेरा दूर हो गया, माइक नज़दीक आया, और वो दिन है आज का दिन। अच्छा, 86 में मुझे आशा जी ने सुना स्टेज पे, क्योंकि किशोरदा ने बोला था मेलोडी मेकर्स बहुत अच्छा है म्यूजिशियन की।
और किशोर दा मुझे बहुत प्यार करते थे। और कभी कभी तो मुझे मेरी आवाज़ में गाते हो मैंने एक गाना गा के दिया, बोले ये गाना मैंने कब कहा है बहुत मजाकिया थे वो। अरे और तो मैंने गाना गा के दिया था उनको, बोले मैंने सोचा ये मैंने कब गाया। फिर मैंने दुबई जा रहे थे ना, तो हम लोग एयरपोर्ट पे गया, किशोर दा, लीना जी और सुमित कुमार इतना छोटा था। बोले दादा नमस्ते, पर मेरी आवाज़ में गाते हो? बोले दादा क्या हुआ? अरे वो गाना मैंने सुना, मैंने सोचा ये मैंने कब गाया। फिर मैंने एक मर्तबा फिर सुना, बोले ये मैंने कब। फिर मैंने 7-8 मर्तबा सुना, फिर एक जगह जाकर मैंने पकड़ लिया, बोला ये सुदेश है। फिर मैंने लीना को बुलाया, लीना गाना सुन कैसा है? तो बोलती दादा बहुत अच्छा है। अरे पागल, ये मैं नहीं, सुदेश है। फिर मैंने अमित को बुलाया, अमित गाना सुन के, बोले बाबा आप तो अच्छा ही गाते हो, मुझे क्यों पूछ रहे? अरे सुन तो। अरे बहुत अच्छा। अरे पागल, ये मैं नहीं, ये सुदेश है। तो ये किशोर दा ने मुझे खुद लीना जी के सामने, आप कभी वो अगर लीना जी को इंटरव्यू करे तो उनको पूछिए। अच्छा, उसने और बोले सुदेश एक्नॉलेज किया प्रॉपर। लेकिन हाँ, किशोर कुमार ने मेरी तारीफ की। बोले सुदेश ये जितने हैं ना रे, तू सबसे अच्छा है रे, किशोर दा ने बोला है मुझे। लेकिन एक बात याद रखना, कभी सैगल साहब और संजीव कुमार का मजाक नहीं करना, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। क्या बात है, बहुत। मेरी मिमिक्री में किशोर दा सुनते थे, बहुत बहुत प्यार करते। तो उसके बाद आशा जी ने मुझे देखा, तो सचिन दा, आर डी बर्मन साहब, वो मुझे ले गई पंचम दा के यहाँ। और मैंने ये जो अमर प्रेम का गाना है ना, आशा जी को सुना तो रो पड़ी थी। बोले मुझे लगा कि दादा सामने खड़े होके गा रहे। उन्होंने अच्छा वो गाना रिकॉर्ड करके ना, आशा जी ने, पंचम दा नहा रहे थे ना, बाथरूम के बाहर लगाया। तो पंचम दा बोले अरे ये क्या हो गया, बिना म्यूजिक का था ना। म्यूजिक बीच में तो नहीं। पंचम दा ने मिलने बुलाया, पासपोर्ट लेके मुझे। तो आशा जी बोली हाँ यही है, वो यही लड़का है। और म्यूजिक रूम है ना मैरीलैंड, सेंटा क्रूज में। तो बासुदा, मनहरीदा, पंचम दा, आशा जी बोली यही लड़का। तुम्हारा पंचम दा नमस्ते, मेरे बाप की आवाज में गाते हो? पंचम दा का इंट्रोडक्शन ऐसा था। बोले पता है क्या किया आशा ने, मैं नहा रहा था, उसने गाना बाहर प्ले किया, मैंने बोले मेरे पिताजी कहाँ से आ गए? और मैं बोले आधा नहा के बाहर निकला, अरे पिताजी। और बोले जब उनके सारे दांत निकाले थे ना, वो ऐसा ही गाते थे। बोले आपके पिताजी नहीं, एक नया लड़के को सुना है, अरे उसको बुलाओ। फिर मेरे को 86 में आर डी बर्मन आशा भोसले नाइट में पंचम दा आशा जी लेके, और मुझे इंट्रोड्यूस ऐसे किया पंचम दा ने, अब जो आ रहा है मेरे बाप की आवाज में गाता है। और जैसे मैंने सुन मेरे बंधु रे, विंग्स में से दौड़ के एकदम गले लगा के। ये कहाँ पर? हांगकांग में। और वो दिन है, आज का दिन है, आशा जी का आज भी, आशा जी का 88 अभी भी परफॉर्म करती तो आई एम विद हर। We know you were very well. You did mimicry of Ashok Kumar, Amitabh Bachchan, Sanjeev Kumar. Can you do something for your fans? आपने I think संजीव कुमार का तो बहुत कुछ सुना चुके हैं। संजीव कुमार किया, अशोक कुमार का भी सुनाया है। अमिताभ बच्चन तो आप करते ही रहते हैं, आपकी हर सांस में अमिताभ बच्चन निकलता है। Amongst all songs you have sung, which one is your personal favorite and had given you maximum fame? इसी आप में मिमिक्री की, मिमिक्री के बाद में आप गाने पर ज़्यादा आप बैलेंस चलता है आपका मिमिक्री और सॉन्ग के बीच में? जी। अब जैसे मैंने बताया ना कि अभी इस वक्त मैं आपके सामने हूँ, तो मैं 100% आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। अभी जैसे 2 दिन मैं एक एड फिल्म की डबिंग कर रहा था, एक्टर की वॉइस में। तो वहाँ मैं सिर्फ एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट था। अच्छा। तो कहीं से मेरे उसमें गाना नहीं था। अच्छा। या तो अगर मैं अभी परसों मैं कुछ डिवोशनल सॉन्ग्स गाऊंगा, तो उस समय मेरे गले में ना अमिताभ बच्चन होंगे, ना किशोर कुमार होंगे, ना रफ़ी साहब होंगे। सुदेश भोसले की नेचुरल आवाज़ निकालने की कोशिश करूंगा मैं। तो इतने आप कंसंट्रेशन कर सकते हैं? यस। दिस इज मतलब मैं अगर मैं अभी घर जाके, फोकस्ड बोलते हैं इसको। 100%। गुड। मतलब जैसे अगर मैं अभी घर जाके, मेरी बेटी कभी कभी बोले ये पापा आपको आज ये पोर्ट्रेट बनाना ही है, उसके बगैर आप खाना नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसे कुछ महीनों पहले उन्होंने एक प्राण साहब का मुझे एक फ़ोटो दिया और कुछ क्रेयॉन्स दिए, एक कैनवास दिया। बोले जब तक ये स्केच पूरा नहीं करोगे आपको खाना नहीं। कौन बोला ये? बेटी ने मेरी। शी इज़ ऑल्सो एन आर्टिस्ट, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट की वो ग्रेजुएट है, साउथहैम्पटन में विंचेस्टर स्कूल ऑफ आर्ट में मास्टर्स किया है। और अभी आप अगर मेरे नई बिल्डिंग में आएंगे तो पूरा इंटीरियर उसने में, तो वो मैंने किया।
जब शुरू किया मेरे थोड़े से हाथ तो मेरे यार मैंने बहुत सालों के बाद कर रहा हूँ, लेकिन जब फिनिश किया तो सब लोग परेशान हो गए। तो उस वक्त मैं ना सिंगर होता हूँ ना कॉमेडियन होता हूँ, मैं एक आर्टिस्ट होता हूँ जो मैं 1974 में था। दिस इज योर सक्सेस, दिस इज योर सक्सेस। और जब मैं स्टेज पे होता हूँ तो आप सब कुछ भूल के आप मैं प्लेबैक सिंगर नहीं होता हूँ, मैं एक एंटरटेनर होता हूँ। और ये जो सामने बैठे हमारे मराठी में बोले माई बाप प्रेक्षक, क्या बात है, ये हमारे बोलते हैं ना हमारा घर चलाने वाले हैं, ये हमको बनाते हैं, हमको बिगाड़ते हैं। तो मैं देखता, अच्छा, और मैं नए कलाकारों को भी बोलूँगा जो स्टेज पे करना चाहते हैं ना, वो आते गाते निकल जाते हैं, नहीं, ऑडियंस के आंखों में आंख डाल के परफॉर्म करो, ले अंदर, तो उनको लगता है यार ये मेरे लिए गा रहा है। कांटेक्ट बनाओ। तो मैं अभी स्टेज पे हूँ तो मैं ना अमिताभ बच्चन हूँ, ना किशोर कुमार हूँ, ना दादा मुनि हूँ। उस वक्त अब मिमिक्री करो तो फुल में, अभी फॉर एग्जांपल इंतहा हो गई इंतजार की, किशोर दा का गाना। तो नॉर्मली कैसे होगा, अब मैं आपको सुनाता हूँ फिल्म शराबी का गाना, बप्पी दा का संगीतबद्ध किया, किशोर दा का गाया हुआ, आशा जी और किशोर दा का। कुछ नहीं बोलता मैं, बोलता मुंशी जी हमारी जिंदगी का तंबू 3 बम्बों पे खड़ा है, हमारी जिंदगी का तंबू 3 बम्बों पे खड़ा है, शायरी, शराब और आप। क्या है, इन तीनों में से अगर एक बम्बू भी हिल गया तो हमारी जिंदगी का तंबू खड़ा जाएगा। आप ही कहते थे ना मुंशी जी कि औरत जब तक मर्द की जिंदगी में ना आए, मर्द की बात में वजन पैदा नहीं होता। बात में वजन पैदा करते करते मुंशी जी हमारा वजन कम हो गया। अगर वो ये मोमबत्तियां बुझने से पहले वो नहीं आई मुंशी जी, तो जिंदगी भर के लिए हमें मोमबत्तियों से नफरत हो जाएगी। लेकिन एक बात कहें मुंशी जी, वो आएगी जरूर, वो जरूर आएगी। वाह 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 बेटे, वो आएगी, जरूर जरूर आएगी, लेकिन उसके लिए अपनी शायरी में थोड़ा दम लाओ, थोड़ा वजन लाओ। ये वजन मिलता कहाँ है मुंशी जी? दिल की दुकान पर, दिल की बाजार में बेटे, अगर वो नहीं आएगी तो इनमें से कोई आ जाएगी। बजाओ ताली। तो इंतहा हो गई इंतजार की, ये ओह क्या बात। तो अभी जैसे मैं एक गाना गा रहा हूँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत है, किशोर, मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। चलो अच्छा गाया। मैं क्या बोलता हूँ, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट रहता है। साबुन अंदर वही है, वही सोडा है, वही नमक है, लेकिन प्रेजेंटेशन, बाहर का कवर कितना चमकीला उस पर आप खरीदते हो। तो मैं बोलता हूँ अब आपके सामने एक ऐसा गीत सुनाऊंगा जिसमें एक नाकाम आशिक के टूटे हुए दिल की सदा है। आशिक कहता है, घिसा पिटा शेर है, आपको वाह वाह बोलना पड़ेगा। तो पहले बोलते अभी नहीं बे शेर का, या इलाही, आशिक बोलता या इलाही तेरे दरबार में फरियाद करते, वाह 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 वाह, या इलाही तेरे दरबार में फरियाद करते हैं, उन हसीनाओं को मत पैदा कर जो हमें बर्बाद करती हैं। मेरे महबूब। क्या आपने भूमिका, रिस्पॉन्स का 20% से 200% हो जाता। यस, बिकॉज आपने सिर्फ गाना नहीं गाया, हाँ, आपने उसके पहले माहौल क्रिएट। जैसे वो मैंने अभी नया शो शुरू किया, अमिताभ और मैं। अच्छा, तो उसमें अलग क्या है, अरे दीवानों सभी गाते हैं, रंग भर से भी सभी गाते हैं, जुम्मा चुम्मा भी गाते हैं। तो मेरे शो में फ़र्क क्या है, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ही बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ही बातें करते हैं, मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में आज गिरा दें, क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें, हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी। ये कहाँ तो ये
सर तो ये हेड्स ऑफ टू यू सर, आई मस्ट से, आई मीन आपने इतना कुछ प्रेजेंट किया मेरे सामने, छोड़िए ऑडियंस के सामने। मैं जानता हूँ हर शख्स ऐसा होके बैठ गया होगा। मैं इसके ऊपर एक छोटा सा सवाल क्रिएट करना चाहता हूँ। दैट इज़ बिकॉज वी हैव टॉक्ड अबाउट, मैंने इनको कहा जैसे कि विविधता में अनेकता जो हम कहते हैं कि भाई हमारे देश में इनके एक के अंदर इतना कुछ छुपा हुआ है, इनको खुद को भी नहीं मालूम कैसे निकला, कहाँ से निकला, पर आपको आप ऐसे चेंजेस कर लेते हो। मैंने आपकी हर एक्टर की आवाज़ सुनी। मैं एक तरफ उसको मोड़ना चाहता हूँ कि सबसे बेस्ट ऑफकोर्स संजीव कुमार की आवाज़ निकालना बहुत बड़ी बात है, विनोद खन्ना की आवाज़ निकालना बहुत बड़ी बात है। बाकी मैं भी काफ़ी मिमिक्री आर्टिस्टों को सुन चुका हूँ, मतलब मैं आई एंजॉय मिमिक्री आइटम्स ऑलवेज। पर माफ़ करना, मैं ये जो कहने जा रहा हूँ वो एक इम्पॉर्टेंट सवाल था मेरे दिमाग में बहुत साल से, और मैं सोचता बहुत लोगों के दिमाग में है कि आप सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं अमिताभ बच्चन को लेकर, चाहे वो डायलॉग्स हो, चाहे उसकी शायरी हो, चाहे उसके गाना हो। और लोग इतना अच्छा आप गा जाते हैं कि लोग अमित जी को भूल जाएं, इतना अच्छा गा जाते हैं। जैसे किशोर दा ने कहा, उसने भी कहा तूने मेरा गाना गाया है, तो अमिताभ जी को भी बोलना चाहिए। मेरी आवाज़ में गाते हो? मेरी आवाज़ में गाते हो। तो यहाँ तो मैं कहता हूँ अमिताभ बच्चन शुड, आई मीन अगर मैं मुकेश खन्ना होता और मेरा आपने इतना कुछ क्या बनाया होता, पूरे का पूरा कॉकटेल बनाया होता, तो मैं तो सचमुच वही कहता जो किशोर दा ने कहा, मेरी आवाज़ में गाते हो तुम, मैं भी कहता। तो मैं पूछ रहा हूँ कि यू आर अ टैलेंटेड पर्सन, आई कैन सी टैलेंट फ्लोइंग फ्रॉम योर आईज, फ्रॉम योर ईयर्स, फ्रॉम एवरीवेयर। थैंक यू सो मच। आपके हर वर्ड्स में अदायगी है। आप सिर्फ मिमिक्री आर्टिस्ट मैंने जितने देखे हैं ना, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कुछ मिमिक्री आर्टिस्ट को, जब माइक पे वो लोग अपने जोक पे खुद हंसते हैं। जैसे कुछ लोग करते हैं, सब लोग नहीं करते। कल लोग तो सीरियस में, राजू श्रीवास्तव का आता था, वो खुद करता है और खुद हंसता है, अच्छा लगता है वो। आप इंजॉय करते हो, आपके एक एक वर्ड को आप जीते हो। बिल्कुल बिल्कुल। आपने क्रिएट किया, नेशनल कॉलेज का सीन मेरी आंखों के सामने आ गया। आपने पंचमदा की बाथरूम की दुविधा दिखाई, मेरे को सामने दिख गया कैसे बाहर निकले होंगे और कैसे अंगूठा बना। आपने सिर्फ बोला है, आपको ना ड्रेस चेंज करनी पड़ी, लेकिन आप यहाँ से वहाँ से वहाँ। बट अगेन आई विल कम डाउन टू अमिताभ बच्चन के साथ में आपको जोड़ा जाता है। ये मेरी ज़िंदगी की भी कहानी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा सेंसिटिवली बोल रहा हूँ। मैं भी जब पहली बार इंडस्ट्री में आया था तो मेरे 5-6 फिल्में चली थी जो नहीं चली, तो लोगों ने कहा ये अमिताभ बच्चन की कॉपी करता है इसलिए नहीं चली। मैं भड़कता था, मैंने कहा अमित जी मेरे साथ में बाद में आते ना, आप उनको पूछते कि मुकेश खन्ना की कॉपी करते हैं। आई हैव दैट थिंग विद अमिताभ बच्चन, वो एक अलग कहानी है। आप इतने टैलेंटेड हैं, मतलब आप सिर्फ अमिताभ बच्चन के मिमिक्री आर्टिस्ट या गायक नहीं हैं, आप इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हो, जिसमें आप 50, आपने कहा 27 लोगों की आप आवाज़ निकालते हो, तो गा भी सकते हो। आपकी खुद की आवाज़ इतनी प्यारी है। आपको कहीं लगा मन में कि मेरे को लोगों ने रिड्यूस करके अमिताभ बच्चन का, जैसे मेरे को डुप्लीकेट कहने की कोशिश की थी उन्होंने, भड़क गया था मैं। आपको कहीं लगता है कि आपको अपनी, सुदेश भोसले शुड बी नोन एज अ सुदेश भोसले सिंगर, सुदेश भोसले इज नोन एज अ अमिताभ बच्चन, आई मीन वट एवर वर्ड यूज। मुझे बताइए कहीं आपको इसके लिए कोई शिकायत है? हाँ, तो मुझे जब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपको तो सब कुछ मिल गया, अभी नाम है, शोहरत है, लोग जानते हैं आपको, ऐसा कुछ है जो आपके मन में है जो बाकी रह गया, अभी ख्वाहिश है अभी कुछ पूरा? बोले हाँ, एक ख्वाहिश है मेरी कि एक गाना हिट हो जो सुदेश भोसले की आवाज़ में हो। मैं आपके चेहरे पर वो देख रहा हूँ जो मैं देखना चाहता था। मेरे सवाल में थोड़ा सा आप एक्सप्रेसिव, आपका फेस पता है, आपको बहुत एक्सप्रेसिव फेस है। अच्छा, नहीं छुपा पाता वो। अच्छा। तो आपके मुझे मालूम है कि आपको भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में, या आपने कह दिया कि एक ख्वाहिश आपकी, पर मैंने सुना है कि इसके जवाब में या इसकी सलाह में किसी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर ने आपको एक अच्छी सलाह दी थी। मैंने को आपने कई बार पहले कहीं सुनाया था, मैं सुनना चाहूँगा एक बार पब्लिक को सुनाइए। जी, मैं ये जो सब कलाकारियाँ करने लगा स्टेज पे, इधर उधर अलग अलग आवाज़, हर स्टूडियो में जाके मैं एंजॉय करता था। तो मेरी फैमिली, मेरे कुछ वेल विशर्स, मेरे दोस्त बोले, यार सुदेश तो ये कहते ना कुलांटी, मतलब वो जोकर बन के घूम रहा है, तो यार अलग अलग, यार तो तेरी आवाज़ कहाँ है, तेरी आवाज़ कहाँ? तो अरे मैंने ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। तो उसके बाद थोड़ा सा ना मुझे सा
एक इनसिक्योरिटी नहीं, एक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन वर्ड ठीक है। वो डिप्रेशन में पहुंच रहा था। तो मैंने क्या किया, मैं 2-3 स्टूडियोज़ में गया गाने के लिए, तो मुझे वही फरमाइश आई ये एक्टर वो एक्टर, तो बोला नहीं मैं अपनी आवाज़ में गाऊंगा। तो मुझे फोर्स किया गया कि नहीं, थोड़ा सा हमारी सीन की फिल्म की डिमांड है या उस गाने की डिमांड है, तो मैं मजबूरी में गा लेता था। फिर मैंने स्टेज पे एक दिन नॉर्मल, कोई मिमिक्री नहीं थी, ऐसे नॉर्मल गाने, तो इंटरवल में लोग आए, बोले आज SD बर्मन किधर है, आज अमिताभ बच्चन कहाँ है, आज अजीत साहब कहाँ हैं, हम तो उसके लिए आए। तो मैं और कंफ्यूज हो गया, और कंफ्यूज फ्रस्ट्रेशन में। फिर मैं हमारे सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर आनंद जी भाई, आनंद जी भाई के, बोले सर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, ये जो मैं कर रहा हूँ लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं अभी थोड़ा सा मुझे मज़ा नहीं आ रहा है कि मेरा फ्यूचर डार्क नज़र है। बोले बेटा तेरे जैसे कितने हैं हमारी कंट्री में बता। तो बोला नहीं है ना, तुझे कोई दिख नहीं रहा ना तेरे जैसा, इतना चीज़ें। तो बोले बेटा तेरी गाड़ी जो है ना ऊपर वाला चला रहा है, तेरी गाड़ी ऊपर वाला चला रहा है, अपने हाथ से इसको डिरेल मत कर, जो चलता है चलने दे, तुझे अपने आप जगह जगह पे वही इशारा देगा क्या करना है। उस दिन से एक बात क्लियर हो गई, मैंने अपने आप को ना सिंगर ना कॉमेडियन ना डांसर ना पेंटर, मैं एंटरटेनर समझना मैंने शुरू कर दिया। अच्छा, और उस वक्त कहते हैं ना ऊपर वाला कुछ और चाहता था। जब मेरा ये कन्फ्यूजन चल रहा था उसी वक्त संजीव कुमार साहब का देहांत हुआ। ओह या। और कम से कम 5 प्रोड्यूसर्स मेरे पास आए, बोले अगर सुदेश जी आपने, जिन्होंने मुझे स्टेज पे सुना देखा होगा, सुना होगा, और मेरी कॉमेडी मिमिक्री और आमतौर पे जो कॉमेडी करते हैं उसमें फ़र्क ये है कि वो कॉमेडी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, बफूनरी बना देते हैं उसको कैरिकेचर वर्ड राइट, एग्जैजरेशन ज़्यादा करते हैं। मैं साउंड को ज़्यादा, वॉइस को एकदम डिसेंट चाहता है, मैं वो एकदम 100% साउंड, मैं खुद भी सुनता हूँ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कभी कभी मेरे अपने आप आंखें बंद हो जाती हैं, तो वो नेचुरल वॉइस निकालने की कोशिश करता हूँ, बनाई हुई नहीं। तो बोले सुदेश जी अगर आपने ये मेरे पास है डबिंग करना, मतलब मैंने छोड़ दिया। अच्छा, आप उस वक्त उस दौर में थे? मैंने डबिंग छोड़ दी, मैं नहीं करता मिमिक्री। बोले अगर नहीं की तो हमारे लाखों रुपए का वो रील वेस्ट हो जाएगी और हमारा लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो उसकी वजह से तो वहाँ मुझे पहले बुलाया गया लव एंड गॉड फिल्म के लिए। लव एंड गॉड फिल्म जो लैला मजनू के आसिफ की डेथ हो गई थी, तो उनके अख्तर आसिफ जी, उनकी वाइफ, दिलीप साहब की सिस्टर ओके। तो वहाँ मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया। वहाँ 7-8 संजीव कुमार आए थे देने के लिए, हाँ, मिमिक्री के लिए। तो मुझे तो पहले जब मैं ऑडिशन देने गया तो मुझे कहा गया कि आप तो महाराष्ट्रियन हो, आप लोग कैची को कैची बोलते हो, ठीक है फिर भी दे दो आप ऑडिशन। अब मेरा जो ज्ञान है वो फिल्मी ज्ञान है ना, मेरी जो हिंदी है वो मेरी मराठी से अच्छी लगती है कुछ लोगों को। तो मैं तो बच्चन साहब को सिर्फ आवाज़ के लिए नहीं, मैं किशोर रफ़ी साहब को, लता जी को सिर्फ उनकी गायकी के लिए नहीं सुनता, उनकी डिक्शन, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी मेरे अंदर रिकॉर्ड होती है। ये वो सब कहाँ क है, कहाँ कैस कहाँ है, कैस कहाँ है, कैची कहाँ है, कैची कहाँ है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, पूरा ले लेते हैं आप। हाँ, उर्दू तो नहीं लेकिन हिंदी सही बोल पाता हूँ। तो यकीन नहीं मानोगे, दूसरे दिन मुझे फ़ोन आया 8 में से कि आपको सिलेक्ट कर दिया गया है। फिर और एक बड़ा ही मतलब ना एक यादगार हादसा बताऊंगा, एक सीन, मतलब कत्ल फिल्म के लिए मुझे बुलाया गया। साधना जी, सीनियर एक्ट्रेस साधना जी और RK नैयर साहब उनके हस्बैंड, वो प्रोड्यूसर थे। और कत्ल जिसमें वो संजीव कुमार साहब ब्लाइंड हैं और वो एक मर्डर करते हैं जो भी, तो वहाँ मुझे बुलाया गया। तो BR स्टूडियो में, BR स्टूडियो में बुलाया गया और मुझे रिकॉर्डिस्ट ने कहा कि देखो ये एक शेर है। संजीव कुमार साहब ने 2 लाइनें पढ़ी इसकी डब की, बोले ये मैं कल आपके करता हूँ, और वो आए नहीं। तो बोले आपको ये कंटिन्यू करना है, उसी को पकड़ना है। अब मैं उसी, अच्छा लाइफ में पहली बार खड़ा हूँ मैं डबिंग के लिए। अच्छा, उसके पहले डबिंग, लिप सिंग डबिंग कभी कुछ नहीं मालूम था।
और पता नहीं ऊपर वाला मेरे साथ था उस दिन। फर्स्ट टेक में वेरी गुड, आगे बढ़ो, आपने उसको पकड़ लिया उधर से, पकड़ लिया। वो सेम उसी flow में सिंग भी lip sync विद इन भी, 1 और 2 टेक्स आई वाज डन। इतने में एक दो लाइनें हुई डब, साउंड इंजीनियर बहुत सीनियर साउंड बोले सुदेश जी अंदर आइए। तो गया तो साधना जी बैठी है अंदर, वो हर डबिंग में आती थी बैठती थी, और वहाँ मुझे देख के ना क्राइंग, रोने लगी। तो बोले ये क्या हुआ? तो बोले एक काम करना, डबिंग होने के बाद आप बंगले पे आ जाना। और निकल गई वो। तो मैंने बोला ये हुआ क्या, या कुछ गड़बड़ हुई मेरे? तो बोले उनको जाने दो, चुप बैठो, बैठो यहाँ। बोले पता है क्या हुआ? साधना जी आई, बैठी, और तभी आपकी आवाज़ आई। उन्होंने पूछा हरी भाई कब आए? ओ हरी भाई कब आए? बोले मैडम क्या बोल रही है हरी भाई? और जो रोने लगी वो। एंड शी कॉल्ड मी टू द बंगलो, और वहाँ मैं देखा हूँ साधना जी बैठी हैं एज हो चुके, वहाँ उनके बंगले में उनके खूबसूरत फोटोज लगे। तो 2 मिनट के लिए मैं फ्रस्ट्रेशन में चला, डिप्रेशन में चला गया। तो ऐसा भी हो सकता है क्या? एक वो अलग एक्सपीरियंस था मेरा कि ये औरत ऐसी भी हो सकती है क्या। अच्छा, लेकिन उस वक्त उन्होंने स्टारडस्ट में मेरा 2 पेज का राइटअप छपा है साधना जी ने, इसी बात को लेकर। और उसमें एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं जॉन, मैं अभी नाम बोल रहा हूँ, तो उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू छापा था स्टार एंड स्टाइल में, एनीवन लाइक हिम, 80s में। तो अली पीटर तो नहीं था, अली पीटर जॉन, यस, बहुत बड़ा हुआ, बहुत। तो तब से मैं स्क्रीन में तो बहुत बड़े। तो हुए, उसके बाद और 3 प्रोड्यूसर आए, प्रोफेसर की प्रोडक्शन, वक्त की रोटी, और 5 फिल्में मैंने डब की। तो मैंने देखा कि ऊपर वाला वही कर रहा है कि जो मैं नहीं चाहता, बोले नहीं तुझे ये करना है। वो सही टाइम पे आपको इंगित कर देता कि तो इधर फिर मैंने ना सोचना छोड़ दिया। मैंने देखा कि आज मैं यहाँ आया हूँ ना, मेरा काम क्या है? आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू ठीक है, लेकिन आप जो चाहते हैं मैं पूरा दे दूँ। ये एक अच्छे आर्टिस्ट की पहचान है, जो मैं तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप रियल मायने में आर्टिस्ट हैं। एक तो आपने अभी अच्छी बात बोली कि आप फोकस कर लेते हैं, हमारे यहाँ पर फोकसिंग नहीं होती। हम डायलॉग कुछ बोल रहे होते हैं और हम सोच रहे होते हैं अरे वो क्या हो रहा है उसका। मैंने माफ़ करना, मैंने राजेश खन्ना को देखा है जाकि गाने के अंदर लिप सिंकिंग हो रही है, मतलब वो प्रॉम्प्टिंग हो रही है, चल तू मैं आया, चल तू मैं आया, वहाँ से लड़की बोलती कल 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 कल। कॉन्सेंट्रेशन नहीं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं आर्टिस्टों के। ये करेक्ट फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस है कि जब आप जो काम हाथ में, जैसे इन्होंने कहा आप इंटरव्यू के लिए आए हैं, ही इज गिविंग हिज बेस्ट, इज नॉट गिविंग एनीथिंग लेस देन व्हाट। मैं घड़ी को नहीं देख रहा हूँ। एग्जैक्टली, आप घड़ी को मैं भी देख रहा हूँ। मुझे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम इतने टाइम पे रुक जाएंगे, मेरे अभी तक घड़ी की तरफ नजर नहीं गई। दैट शोज द परफॉर्मेंस एंड ही इज सो मल्टी टैलेंटेड। मैं एक इनके मल्टी टैलेंटेड का एक छोटा सा इतना को सुना दिया, पर मेरा दिल हो रहा है कि इनके टैलेंट को आप देखिए। एक फिल्म इन्होंने की थी कालीचरण की, इन्होंने एक जो अजीत साहब और शत्रुघ्न सिन्हा करते थे, उनके डायलॉग को फेमस सीन है। हाँ, वो फेमस सीन है, वो कैसे करते हैं आप सुनिए उनको। मैं स्टेज पे करता हूँ, वो बताइए, बिकॉज़ मैं भी सुन चुका हूँ उसकी बहुत तारीफ सुन क्या, जैसे मैंने आपसे बताया ना कि मैं देखिए आप ये एक, मैं क्यों रोकना चाहता हूँ पहले कि इनकी सिर्फ मिमिक्री मत सुनिए, सी द वे स्मूथली ही शिफ्ट फ्रॉम अजीत साहब टू शत्रु जी एंड अजीत साहब, आपको मालूम नहीं पड़ेगा सर, अगर कर सकते हो तो। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं कॉमेडी की तरफ कम और वॉइस की तरफ ज़्यादा। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यू आर ए बिग मिमिक्री आर्टिस्ट। मुझे कई बार मुझसे पूछते हैं सर वो जब ऑडिशन में, सर मेरे हाथ में भी लिख दो यहाँ पर जस्ट जो अमिताभ बच्चन बोलता था। मैंने कहा ओए, अमिताभ बच्चन की आवाज़ मत निकाल, एक्टर बनना है ना। हाँ, ये मिमिक्री नहीं है। मिमिक्री 2.5 घंटे तक फिल्म किसी की मिमिक्री पे नहीं चल सकती। बिल्कुल। तो वो लोग क्या करते हैं, उसके हैं अभी जैसे शाहरुख खान है, रियल शाहरुख खान को लोग कैरिकेचर करके इतना वो बुरा बनाते हैं, आप नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको देखा कि यू परफॉर्म एज एन आर्टिस्ट परफॉर्मिंग, यू आर नॉट डिग्रेडिंग, बिकॉज मिमिक्री का मतलब ये कॉमेडी है कि लोग हंसे हैं उसके ऊपर, बट आई अप्रिशिएट योर दिस। सेकंड थिंग, मैंने ना किसी का मजाक करके तालियां नहीं एग्जैक्टली वही मजाक। एंड दैट्स व्हाई ईच एंड एवरी एक्टर जिनको मैं मिमिक करता हूँ या इमिटेट कर, दे अप्रिशिएट मी, फ़ोन करके बोलते हैं सुदेश, मतलब आपको एक, मैं बिफोर आई स्टार्ट अजीत साहब,
मैंने अजीत साहब को कभी देखा नहीं, कभी मिला नहीं, लेकिन अपने बैंड्रा में एक माधव मेंस मोड़, हाँ, मेरे कपड़े वही बनाते जी, मैं 80s में उनसे बनाता था। एक दिन, अच्छा, मैं कभी यूएस से टूर होता था ना, 1.5 महीने का, 12 शो 15 शो, तो मैं उनके पास जाता कि मेरे इतने शोज है, कुर्ता और वो बड़ा बनाते पूरा वो सूट वूट प्रॉपर मुझे करते, बोले बिंदा तो कुछ बात नहीं कर रहा, खाली नाप दे के निकल जाता, डायरेक्ट एयरपोर्ट पे पहुंच जाएगा, मतलब ये वाज वेरी प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंट कि ये बिल्कुल ऑल्टरेशन नहीं होना। तो एक दिन मैं गया, मतलब अरे अर्जेंट, मुझे कलकत्ता शो है, ये ले शत्रुघ्न सिन्हा के लिए बनाया था, तेरे लिए परफेक्ट होगा। देखो तो वाकई शोल्डर वोल्डर बैठ गए, चल लेके जाओ, उनके लिए दूसरा सिला दूंगा, क्योंकि मतलब अर्जेंट जाना है मुझे, कल फ्लाइट है में। तो एक दिन मैं ना ऐसे गया, ये लो आपकी आवाज़ से बात करो। मतलब ये भैया बता, तो उस समय मोबाइल नहीं थे, अपने लैंडलाइन। मतलब भैया कौन है? अरे बात तो कर, आपकी आवाज़। हेलो बेटे, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे स्टेज पर फिर जिंदा कर दिया। अरे सर, मैं ऐसा थर 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 थर, मतलब यार बोलता तो सही, कम से कम मैं थोड़ा प्रिपेयर रहता ना कि सर मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो मुझे जानते, ये जानकर मुझे खुशी हुई। देखो आप क्या समझ रहे, क्या बात। और तभी ये सब चैनल्स नहीं थे इतने जिसपे आप रोज दिखे। सर अजीत साहब की बात आई तो माफ करना, मैं आपको रोकना चाहता हूँ। तो कालीचरण का वो नहीं, कालीचरण के पहले अजीत साहब का एक इंसिडेंट जो आपने सुनाई दिया कि आप जानते नहीं थे और फोन पे सुना दिया। हाँ। मैं एक थोड़ा सा इसी में एक मजाक के टोन पे एक और सुना दूं। हाँ। मैंने फिल्म की थी यलगार, फिरोज खान साहब का बाप का नाम, करेक्ट? जी जी जी। तो थोड़ा सा मैं प्लेन में गया तो आइल से क्रॉस कर रहा हूँ, तो किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरी शायद सीट पर, तो मैंने देखा तो अजीत साहब। ओहो। तो मैंने कभी काम भी नहीं किया था, मैंने कहा हाँ अजीत साहब, माफ करना, डैड बना दिया तुम्हें। अरे बाप रे। मैंने कहा सर आप भी तो एक ग्रेट पर्सन। ग्रेट। ओके, आप मुझे अब इनकी सुनिए, आप इनका अदायगी देखिए। तो ये सीन ऐसा है, बहुत सुपरहिट शत्रु जी की मूवी, और सुभाष घई साहब डायरेक्टर। तो सीन ये है कि इंस्पेक्टर प्रभाकर श्रीवास्तव एक पुलिस इंस्पेक्टर है, और अजीत तेजा स्मगलर है। तो अजीत साहब का एक आदमी प्रभाकर श्रीवास्तव की जेल में मर जाता है, मरवा दिया जाता है। अब उसकी फोटो लेकर, उसकी तस्वीर लेके इंस्पेक्टर आते हैं अजीत को दिखाने, और फिर उनके बीच में जो ये संवाद होते हैं वो। तो फोटो देख के, तुम्हें गलत फहमी हुई है प्रभाकर, मैं भला ऐसे देशद्रोही गिरोह के बारे में क्या जानकारी रख सकता हूँ? मैं तो खुद गरीबों का दोस्त हूँ, बल्कि उनके दुश्मनों का भी दुश्मन हूँ। हर चीज के दुश्मन है आप, दोस्ती के नकाब में छुपे हुए सबसे खतरनाक दुश्मन। इस बात की समझ मुझे उस वक्त आई जब रघु को आपने जान से मरवा दिया। मैंने, क्या तुम्हें मेरे इन हाथों पर खून लगा नजर आता है? आपके हाथों पे नहीं, बल्कि मुझे आपके मुंह पे खून लगा नजर आता है। मैं तुम्हारा अंकल हूं बेटे, हो नहीं थे। आप ये न समझना कि एक रघु के मर जाने से आपके खिलाफ सारी गवाहियां जाती रही। मैं जमीन आसमान एक करके भी आपके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करूंगा, तब आपसे बात करूंगा। गुड बाय। पानी के बिना मछलियां कैसे तड़प रही हैं? जी हाँ, ठीक उसी तरह से जिस तरह से देश का बच्चा अनाज के बिना भूख से तड़प रहा है। और ये नीच काम करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ये मत भूलिएगा सेठ दीनदयाल कि एक दिन यही नंगा भूखापन जवानी के जोश में आएगा। उस दिन दिल में बल्ले की आग होगी जो आप जैसे सेठों के पेड़ को फाड़ कर चिल्ला कर कहेंगे कि फाड़ दे से भेड़ियों को, चीर दे से गद्दारों को। तब इंसान तो क्या भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। बड़ी बड़ी बातें करना तो हमें भी बहुत आती है प्रभाकर, लेकिन शायद तुम जानते नहीं कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की होती है। मानता हो कि लोग आपको एक शेर के नाम से जानते हैं, लेकिन ये मत भूलिएगा सेठ दीनदयाल कि जब शेर आदमखोर बनता है तो सरकार उसे गोली का निशाना बनाकर कुत्ते की मौत मारती है। और इस बार शेर के शिकारी का नाम है प्रभाकर श्रीवास्तव। गुड बाय। बहुत बोलता है, विश हिम ऑल द बेस्ट। गुड, थैंक यू। दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस, और
अगेन मैं इनकी दुखती रग पर हाथ नहीं रखूंगा। मैं आनंद जी से सहमत हूँ कि भगवान ने आपको जो करने को दिया है, चाहे वो काटने की कारपेंटरी हो, चाहे डॉक्टरी हो या सर्जरी हो या मिलिट्री की हो, उसको परफेक्ट करो। एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वॉट एवर ही इज डूइंग विथ परफेक्शन, ही इंजॉइंग इट। आप इंजॉयमेंट के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। सर बहुत बहुत आई मीन हेड्स ऑफ टू यू। आई मीन आई वुडंट से आई एम इम्प्रेस्ड, आई वुडंट से दैट, बट रियली आई एम इम्प्रेस्ड। सर मैं अभी ये जो आपने कहा मेरे बारे में, मैं जब भी इंटरव्यू देता हूँ या मुझे कुछ, अभी लॉकडाउन के वक्त काफ़ी यंग बच्चों के साथ बात करने के लिए ऑनलाइन बुलाया गया कि बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, या बोलते नए कलाकारों को या नए बच्चों को क्या, नए यंगस्टर्स को क्या सलाह दोगे? तो मैं यही बोलता हूँ, हर एक को ऊपर वाले ने एक स्पेशल क्वालिटी दी है, एक स्पेशल क्वालिटी। फिर वो आप एक्टर हो, डांसर हो, सिंगर हो या कार मैकेनिक हो, आप और मैं वो टायर फिक्स नहीं कर सकते जो वो 5 मिनट में कर दे। तो उसको पहचानो, उसका रिस्पेक्ट करो, यस, कदर, और उसको 100% दो। उसका कुछ देर बाद हमारे ही कुछ, अरे ठीक है यार देख लेंगे, जिस दिन आपने बोल दिया देख लेंगे, आपका डाउनफॉल शुरू हो गया। डाउनफॉल, वेरी नाइस। और ये मैंने, क्योंकि मैंने लता जी, आशा जी, किशोर दा, अमिताभ बच्चन, जीतू साहब, मतलब दिग्गजों के साथ काम किया, और मैंने इन लोगों से कोई सारेगामा पधानिसा नहीं सीखा, बस यही चीज़ें सीखी है कि अपने आर्ट की रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, प्रोफेशनलिज्म, पूजा की तरह अपना आर्ट निभाओ। अभी आशा जी, पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम, जाने जा, मोनिका ओ माय डार्लिंग, लाखों बार गा चुकी होंगी। आज भी वो रिहर्सल करती है उस गाने की, शो से पहले। लता जी भी, यस, लता जी भी, मतलब अगर कोई शो होता है ना, वो तो गाना हमको याद है यार, हमने गाया, हम ही ने गाया है। नेवर, सारे म्यूजिशियन जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, और उसको 2-3 बार रिहर्स करते, एवरी सॉन्ग। वो मैंने फॉरेन कंट्री में जब जाते हैं तो रिहर्सल, फॉरेन में कहीं कंसर्ट में हो, दिल्ली में हो, रिहर्सल कर। कर। दिस इज द डेडिकेशन टू द प्रोफेशन। यस, दिस इज व्हाट वी मस्ट लर्न फ्रॉम दीज स्टॉलवर्ड्स। ऐसे स्टॉलवर्ड कोई नहीं एंड बनता। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने इनके साथ बहुत काम किया। क्या बात, वेरी नाइस। एक अभी मैं समझता हूँ मेरे ये सवाल पीछे रह गए, हम आगे बढ़ गए, हम आगे गाड़ी फास्ट लेके जा रहे हैं। यू एक जुम्मा चुम्मा आपके साथ ऐसा चिपक गया है जैसे उसकी मीनिंग ही होती है कि चिपक जाओ और चुम्मा करो, चुम्मा चाटी। ये हालांकि थोड़ा सा मेरे हिसाब से आज जिस तरह से मैं बोलता हूँ अपने वीडियो में कि OTT बनाम अश्लीलता, मैं पकड़ता हूँ ये सारे पॉइंट। इसके अंदर अश्लीलता होने के बावजूद अच्छी तरह से पिक्चराइज किया था, और परफॉर्मेंस वाइज इवन बोथ, यू नो, किमी कटकर और वो नीचे से अमिताभ बच्चन, I would give credit to both of them. They performed so well. It was beautifully picturized. Directed by Mukul Anand. Beautiful director. Beautiful director. And this song was choreographed by Chini Prakash. Chini Prakash नए आए थे। And Rekha Chini Prakash. जो 100 तो उसके अंदर जो आपने गाया है, उस वक्त अमिताभ जी खुद नहीं गाते थे या आपको? नहीं, उससे पहले भी उन्होंने गाया था बहुत। वो जो रंग बरसे मेरे अंगने में गाया था, फिर मेरे पास आवो मेरे दोस्त, तो अमित जी ने गाया था। वो जो इसका गाना, पता नहीं ये गाना उन्होंने मुझे गाने की परमिशन कैसे दी? हाँ, वही पूछना चाहता हूँ। लो एक्चुअली, अच्छा, जब पहले आपने बताया ना इस गाने में अश्लीलता है, लेकिन उस वक्त ये गाना बैंड था ना। दिस वाज रिलीज्ड इन 1990, रिकॉर्ड, आज इसको 31 साल हुए, 32 साल हुए इस गाने को। तब वो गाना अश्लील था, लेकिन उसके आज के गानों के सामने बहुत सोबर लगता है। इतना कुछ हो चुका है। अच्छा सर, जुम्मा चुम्मा से पहले मुझे लक्ष्मी जी के, मतलब क्या करता था मैं, ऑर्केस्ट्रा से जब भी फुर्सत मिलती, मुंबई में होता था मैं, बड़ी मुश्किल से 1-2 दिन मिलते थे मुझे घर आने के लिए, तो मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, बप्पी दा, कल्याण जी आनंद जी, राजेश रोशन जी, सबके साथ पंचम दा को मिलने जाता था कि मुझे प्लेबैक सिंगर, उस वक्त होता था ना स्टेज के सिंगर्स को, यार प्लेबैक सिंगर, अभी आप किसी को पूछे क्या बना रहे हो, कुछ सालों पहले था क्या एल्बम बना रहा हूँ, और अब पूछते क्या बना रहे, सिंगल्स बना रहा हूँ। तो उस वक्त था क्या, प्लेबैक सिंगर बनना है, तो हम भी घूमते थे, कभी चांस मिल जाए, गाना तो मालूम नहीं था। जुम्मा चुम्मा वाज योर फर्स्ट सॉन्ग एज ए प्लेबैक? नहीं ना? नो। ओके, फिर दिन आगे बताइए। माय फर्स्ट सॉन्ग वाज 1986 जलजला में, पंचम दा ने मुझे ब्रेक दिया था। अच्छा, जलजला को कर चुके थे पहले आप? अच्छा, हाँ, तो प्लेबैक सिंगिंग कर चुका था, और मैं लक्ष्मी जी क्या, प्यारे जी क्या रोज मिलता था, तो लक्ष्मी जी बोलते थे टुडे टू आते रहना,
और लक्ष्मी जी की आवाज़ें जो अगर किसी को पता हाँ, नहीं, लक्ष्मी जी से मैं काम कर चुका हूँ, अच्छी आवाज़ निकालते है हैं। ना, तो उनका अगर किसी को मतलब आजकल के जनरेशन को अगर मालूम नहीं तो उनका एक बहुत फेमस गाना है देश प्रेमी में, लक्ष्मी जी और आशा जी ने गाया, अमिताभ बच्चन साहब और इनके लिए। तो गोरे नहीं हम काले सही, हम नाचने गाने वाले सही, तुम सा एक नहीं ला हम सा एक नहीं। तो बोलते भी ऐसे थे। लक्ष्मी जी की आवाज़ में ऐसी ही गाना मैंने तो सुना। वो बोले भोसले साहेब कैसे हैं आप, मेरे से ऐसे। तो बोले सुरेश तू आते रहना, तेरे लिए कुछ ना कुछ पान करूंगा। हमेशा रहता था हाँ, और पान रहे ना रहे उनको आदत हो गई थी। आते- ये पान भी का बगैर डब्बा पान ऐसे के लिए। पकड़ते थे ना। हाँ, yes। तो बोले तू आते रहना। तो एक दिन अचानक फोन आया, सुरेश महबूब पहुंच जा। तो मैं गया उधर, कुछ मालूम नहीं क्या गाना है, कौन गाना है। 80 म्यूजिशियंस और लिखवा है मुझे, या अली मेरा नाम है अली, और गाना था या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ मस्जिद वाली गली। तो ये गाना था ट्यून। तो मैंने डर के बोला सर मैं लक्ष्मी जी, पहला गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, मेरा क्या है, किसके लिए गा रहा हूँ, आप अमिताभ बच्चन के लिए गा रहे हो। अरे तेरी, मैं जो मतलब बची कुची एनर्जी वो भी मैं, और बोले सामने जो बैठे हैं ना इनका नाम है शशि कपूर। बोला सर जानता हूँ, शशि साहब बैठे हैं सामने। और फिर पता चला फिल्म का नाम है अजूबा। अजूबा बना रहे थे हाँ, जो। तो ये मैं गाना रियाज कर रहा हूँ, मतलब लक्ष्मी, तो इतने में लक्ष्मी जी को पता था मैं अमित जी की नकल करता हूँ। मिमिक्री देख हाँ, चुके तो थे। बोले शशि जी ये जो लड़का है ना अमित जी के बहुत अच्छी साउंड बनाता है। तो शशि बोले सुनाइए। तो मैंने वही कागल लिया, या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ मस्जिद वाली गली। तो शशि जी ने, लक्ष्मी जी परसों वाला गाना अमित जी से नहीं इन्हीं से कराएंगे। मतलब एक गाना रिकॉर्ड नहीं हो, दूसरे कुछ गाने नहीं, की बस बुकिंग चार हो। लाइन सुन के बोला गया। हाँ, तो वो गाना है ऋषि कपूर और अमित जी का, अजू अमित, उसमें मोहम्मद अली साहब की आवाज़ में, अरे ताजुब है तूने प्यार नहीं किया, नहीं तूने दिल नहीं दिया, अरे नहीं दिया ना, ऐसा कुछ है। तो ये गाना हुआ। तो शशि जी मुझे बोले फिर, सुदेश फिल्म सिटी पहुंच जाना, तुम्हारे पहले गाने की शूटिंग कर रहे हैं अमित जी, और ये दूसरा गाना अमित जो उनकी आवाज़ में उन्होंने सुनवाया अमित जी को। तो बोले ये है कौन। तो ये मुझे ले गए शशि जी, एक्चुअली ऐसा ना हाथ, अमित जी सुदेश भोसले। तो मैं ऐसे खड़ा हूँ, साक्षात अमिताभ बच्चन को देख रहा हूँ यार, कभी सोचा नहीं। सर नमस्ते। तो बोले सामने, अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती हैं, मुझे तो पता ही नहीं चला ये गाना मैंने कब गाया। तो ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन था। तो मैं अभी थरथरा रहा हूँ, फिर शशि जी के पीछे बैठ गया, अरे जाओ उनको पूछो गाना कैसे हुआ। सर गाना कैसे, बहुत अच्छे गाया। मतलब शशि जी अब मेरी, मैं भाग रहा हूँ घर गया। उसी के 3-4 रोज में तीसरा गाना रिकॉर्ड हुआ अमित जी के सामने, अजूबा फिल्म का। और लक्ष्मी जी ने फिर मुझे 10 दिन बाद बोला, सुदेश घर पे आ जा, कुछ बना है तेरे से सुनना चाहता हूँ। तो बोले मैंने लिखा है, उनकी साउंड में सुना, ये मैंने लिखा है। बोले क्या है सर। अरे ओ जुम्मा, वो कैसे बोलेंगे, अरे ओ जुम्मा, अरे वो यही चाहिए मुझे, मेरी जाने मन बाहर निकल। तो आजा, बोले आजा, तो कल आजा, क्योंकि मैं आज इतना ही लिखा है मैंने। और वो खुद रिकॉर्ड करने वाले थे अपनी आवाज में लक्ष्मी। नहीं, उनको अभी तक कुछ कौन रिकॉर्ड वो मुझसे करवा, लेकिन ये अभी बन रहा है, वर्ड्स भी नहीं बने थे अभी तक। खिचड़ी पकड़ी है। उसके बाद बोले 5-6 दिन रोज जाता हूँ, 2-2 4-4 आज मुखड़ा लिखा था, वो कैसे गाएंगे, अरे जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा दे दे, ऐसा करके फिर बख्शी साहब ने इसके अंतरे लिए लिखे। फिर जब बना ये गाना, सज गया गाना, अमित जी को बुलाया गया, बोला अमित जी कुछ बना है आपके लिए, सुनिए। और लक्ष्मी जी के घर पे अपने जो हिंदुस्तानी भारतीय बैठक 1-to-1 विदाउट माइक्रोफोन अमित जी को सुना, ये जुम्मा सामने में जुम्मा चुप, ओके रिकॉर्ड कर लो। और अमित जी के सामने रिकॉर्ड हुआ। और इसकी आज भी मुझे याद है, वो दिन सुबह 9 बजे गया था महबूब स्टूडियोज, रिहर्सल्स, बैलेंसिंग, चेंजेस, ये वो कर करके रात के 2 बजे टेक हुआ। और उस दिन मैं इतना कि नया था ना, और अमित जी के सामने गाना, मतलब जान पहचान नहीं थी। तो रात के 2 बजे तक एक बिस्किट नहीं खाया, सैंडविच नहीं खाया, बोले कहीं
खराश आ जाए, डकार, हाँ, डर लगता है। 25 गिलास चाय पिए उस दिन डर के मारे। 25 गिलास चाय। और वो गाना मतलब बोलते हैं ना, और वो गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था ना उधर भीड़ जम गई, सुन के अलग अलग प्रोड्यूसर महबूब में। महबूब में। और ये गाना रिकॉर्डिंग से पहले ना, जिस दिन मुझे गा के दिया ना कैसेट में, लक्ष्मी जी ने प्रैक्टिस की, बोले, सुदेश जिस दिन ये गाना आएगा देख तू कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, बिफोर रिकॉर्डिंग। और मैं सच बोलता हूँ, शशि जी, लक्ष्मी जी, प्यारे भाई, और मेरी सही जिंदगी बन गई। सही साबित हो गया उसमें। तो मैं भूल गया कि वॉइस ऑफ अमिताभ बच्चन बोलो, कुछ भी बोलो यार, मेरा काम आज आफ्टर 32 ईयर्स मैं आज वर्ल्ड के किसी भी स्टेज पे पहुंचता ना, आवाज आनी ही चाहिए, अरे ओ जुम्मा। अरे वो जुम्मा, यस, इज द मोस्ट फेमस। और ऐसी कोई पार्टी, ऐसा कोई वो नहीं होता जिसमें ये गाना नहीं बजता आज भी। टेल मी द ऑपोजिट वर्जन। आई मीन, ये तो मैंने अपने वर्जन दिया, मेरी खुद की नस दिखाई, आपकी नस दिखाई मैंने, हमें भी दुख, आपको भी दुख। दूसरी पार्टी की तरफ जाके बोलते हैं कि कभी अमित जी को लगा, इसके पहले किसी ने अमित जी के गाना नहीं गाया था ना, आपके पहले, जुमा के पहले किसी ने अमित जी की आवाज़ में, खुद उनकी आवाज़ में नहीं गाया। नहीं, मैं बोलता उनके लिए किसी ने उनकी आवाज़ में नहीं गाया था। नहीं। आप आ गए। ये हिस्ट्री में पहली बार। मैं जो घुमा फिरा के वर्ड्स बोल रहा हूँ, अपोजिट पार्टी का क्या रिएक्शन था। अपोजिट पार्टी मतलब जो मेन पार्टी, जिसकी आप डिप्लीकेट कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, आपने बहुत अच्छा गाया, ये वो भी बोलेंगे, मैं भी बोलूँगा, पब्लिक भी बोलेगी। लेकिन असलियत अंदर की बात आपसे जानना चाहता हूँ कि कहीं उनको क्या लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, या इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ गई, या उनको लगा कि यार ये तो मेरे तो बर्डन कम कर देगा ये मैं, या उनको बहुत गाने का शौक है, बहुत शौक है गाने का, बहुत शौक है, बहुत अच्छा सेंस है म्यूजिक का, बहुत अच्छा सेंस है। गाते हैं। कई बार कुछ सवाल पूछते हैं, स्टेज पे लाइव गाते हैं वो। सर पक्का सुर में गाते हैं? बिल्कुल गाते हैं, बिल्कुल गाते हैं। नॉलेज है पूरा उनको? बिल्कुल। सुना है कुछ सितार वितार भी सीखते हैं, और पियानो सीख बजाते हैं। पियानो बजाते, मतलब उनकी म्यूजिक का पक्का शौक है। बहुत शौक है, सेंस है। सेंस है, शौक दैट इज तो व्हाट सबको एग्जैक्टली आई होता है। वांटेड टू शॉक, Yes, सॉरी माय yes, मिस्टेक। yeah, सेंस है, बिल्कुल, और सुर में गाते हैं, बिल्कुल ये आप मानते हैं? बिल्कुल। चलो, मैं भी आज से मानूंगा, मैं मानना भी चाहूंगा। पर उनको ऐसा, तो ऐसे लोगों को, जो आदमी खुद सुर में गाता हो, जैसे अगर मैं सुर में नहीं गाता हूँ सपोजिंग, और मेरे को गाना पड़ जाए, मेरी आवाज़, मुझे याद है बहादुर शाह जफ़र में चोपड़ा साहब ने एक छोटा सा मैंने शेर पढ़ा था, वो उस बहादुर शाह जफ़र के अंदर एक आदमी आता है पागल से किस्म का, और मैं बोल गया था डायलॉग कि पाँव पड़ते हैं कहीं, आँख कहीं, तो कर तो गया। और उस वक्त महाभारत चल रही थी और उन्होंने शूटिंग करवा दी मेरे से। सुना पीछे से जाके उन्होंने मेरी आवाज़ को, मेरे को पूछे बगैर, हालांकि मेरे को कोई हक भी नहीं बोला, अरुण बख्शी से वो करवा दी। और तो मैंने कहा, जब एक बार कैसेट देखी, मैंने कहा ये तो मेरी आवाज़ नहीं है। बोला हाँ यार, किए मुकेश वो, और चोपड़ा साहब ने कहा कि थोड़ा सा सुर में छूट रहा था। मैंने कहा हाँ होगा, बिकॉज मैं सिंगर तो हूँ नहीं। तो अमित जी, इसलिए मेरे को बोलने का हक नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा हेल्प कर रहा है ये। पर अमित जी, आप बोलते इतने अच्छे सिंगर खुद भी हैं, तो कहीं उनको बुरा तो नहीं लगा कि भाई एक आदमी मेरी जगह ले रहा है, या मैं खुद गा सकता हूँ गाने, तो वो आपको प्लस पॉइंट में गिनते थे कि नेगेटिव पॉइंट में? टिपिकल क्वेश्चन, इट्स अ स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन। नो, इट्स नॉट अ ट्रिकी not a tricky क्वेश्चन। question. अगर उनको लगता कि ये क्यों आया, तो पहली बात तो वो बोलते कि जुम्मा चुम्मा भी मैं गाता हूँ। हाँ, पर उनको पता नहीं था ना कि आप इतना अच्छा गा लेंगे। नहीं। तो फर्स्ट सॉन्ग था वो। ओके, चलो, उस गाने के बाद भी उस वक्त उन्होंने अनाउंस भी कर दी कि इसके बाद मैं नहीं गाऊंगा, सारे गाने सुदेश गाएगा। ऑनेस्टली, स्पोर्टिंगली, मतलब नॉट ओनली टू मी बट, ऑडियंस। और उसके बाद वो हर शो में मुझे ले जाने लगे। अच्छा, उनके अमिताभ शो में जाते थे आप? आप अगर यूट्यूब पे कुछ देखेंगे लाइव शोज अमित जी के, तो अमित जी भी गा रहे हैं और मैं भी उनके साथ ऑडियंस के सामने गा रहा हूँ उनकी आवाज़ में। सेम गाना? सेम गाना, दोनों गा रहे अमिताभ बच्चन की आवाज़ में। अच्छा। हाँ, अगर इनसिक्योरिटी होती तो मुझे ले नहीं जाते। नहीं, मैं हकीकत जानना चाहता हूँ। उसके बाद, क्योंकि उसके बाद उन्होंने बहुत से गाने गाए, तब लोगों ने मुझे पूछना शुरू किया, अरे यार अमिताभ बच्चन गा रहे हैं, तेरा क्या होगा? अरे यार, मैं बीच में मैं आया था गेस्ट अपीयरेंस के लिए, वही बहुत बढ़िया मेरे लिए। उनकी तो फिर उसके बाद सोना। अच्छा, एक बात है, उस कलाकार को मैं सैल्यूट करता हूँ। अमित जी जैसे बहुत कम लोग होंगे कि मेरे ज़्यादातर रिकॉर्डिंग्स में जो मैं उनके लिए गा रहा हूँ वो प्रेजेंट रहते थे और वो बताते थे, सुदेश मुझे ऐसे चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए। कई बार तो 12 बजे के बाद रात के विथ मेकअप वो आए हैं कि सुदेश गा रहा है, क्या गा रहा है सुदेश। अच्छा, इतना उनको जिम्मेदारी थी। जैसे शावा है, बोले सुदेश इस गाने में स्पेन से लड़कियां आ रही है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, और ये माहौल है, ये सीन है,
समझ गए ना कैसे गाना है ऐसा। दूसरी बात, एक गाना अचानक मुझे फ़ोन आ गया अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, सनी पहुंच जाओ। अब क्यों और पूछना ही नहीं, मैं तो पहुंच गया। तो वहाँ म्यूज़िक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट सब ये कुछ थोड़ी भीड़ जमी, तो मुझे सब ऐसे देख रहे हैं। तो इतने में अभिषेक आए, फिर बोले अमित जी आ रहे हैं। तो अमित जी आए, तब तक मुझे कोई कुछ बता नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। अमित जी गाड़ी से उतरे, बचा लो मुझे दादा, और मुझे हाथ पकड़ के सनी में ले, बोले इसको गाना सुना है कि नहीं? बोले सर आपने बहुत अच्छा गाया। चुप, ये आया ना ये गाएगा। गा चुके थे ऑलरेडी? तो ये बाद में पता चला मुझे। तो वो गाना कौन सा वाला था? मैं बता रहा हूँ। हाँ। तो सनी में गए, अरे गाना सुनाओ। तो मैंने सुना गाना, और वापस सुनोगे? बोला हाँ सुनूंगा, मुझे अभी तक मैं ब्लैंक हूँ। वापस सुनोगे? हाँ। सुन लिया? मतलब हाँ सुन लिया। अब लिख लो। लिखा। चलो, सनी में फर्स्ट फ्लोर पे मॉनिटर रूम है, रिकॉर्डिंग का कंसोल, थर्ड फ्लोर पे डबिंग रूम। हाथ पकड़ के मुझे लगे थर्ड। फिर अमित जी ऐसे बैठे हैं हेडफोन लगा के, इनके सामने मैं माइक लगा के खड़ा हूँ। पूरा गाना अमित जी ने मुझसे गवाया। और वो गाना कौन सा है? मस्ती भरी रात है, हर ना 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 रे, मृत्युदाता, दलेर मेहंदी और। तो फिर वापस आए नीचे, सुन लिया सब ठीक है। तो सर एक लाइन मैं वापस कर, क्यों? मशीन से ठीक नहीं होगा क्या? नहीं सर मशीन से नहीं, मैं जाके गा। अच्छा गा लो। तो वो गाना मुझे अमित जी की वजह से मिला। क्या बात है। वो बहुत आगे का था फेज, हाँ बहुत बाद में, बहुत बाद में शवा सब हाँ, हो मतलब, चुके थे। हाँ, तो उनकी वजह से मिला, क्योंकि वो मतलब ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर डायरेक्टर चाहते होंगे अमिताभ बच्चन दलेर मेहंदी फॉर फर्स्ट टाइम। पर कभी ऐसा तो नहीं होता कि गाना कोई सुनता है तो बोलता है कंफ्यूजन, ये किसने गाया? अमित जी ने गाया है कि किसने, भोसले जी ने गाया, किसने गाया? कुछ होते होंगे ऐसे, कुछ कभी कभी मजाक में बोलते हैं, वो खुद भी बोलते हैं। खुद भी बोलते हैं यार समझ में नहीं आता यार, मैं गा रहा हूँ कि तुम गा रहे हो। वो मेरे जो स्टूडियो का इनॉग्रेशन करने आए थे गोरेगांव में। तो उन्होंने बोला इस छोटी उम्र में सुदेश ने इतना स्टूडियो किया, फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा कदम है ये, वो बोल दिया, मेरी तारीफ करी, हो गया। अब बताओ मैं बोल रहा हूँ कि सुदेश बोल रहा है। तो ऐसे चलते रहते, बट इट्स और मेन क्या होना, उसके बाद हमने इतने टूर्स किए ना, तो अभी वो एक बन जाता है। और वो देखो आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट हमेशा देखो, गुड परफॉर्मेंस इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। मैं आपके परफॉर्मेंस को कई बार ना होता है ना कि एड फिल्म होती है ना, तो सिर्फ पूछते हैं सुदेश कर रहा है ना, बस इतना। वो नहीं बोलते कि सुदेश से ही कराओ या इस पे मत कराओ, बट ही अप्रिशिएट्स। मतलब चलिए सुदेश जी, मेरा दिल अभी तक भी नहीं भरा और बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगा कि इस खूबसूरत इंटरव्यू को एक समअप करने के लिए मैं आपको चॉइस देता हूँ, नॉट दैट करोड़पति की, आपका ऑप्शन अभी शुरू होता है ऐसा नहीं, पर मैं आपको खुद को चॉइस देता हूँ। 2 मुझे ऐसे आइटम दीजिए जो आपको लगते हैं कि आपके ज़िंदगी के एक माइलस्टोन बन गए हैं। ये गाना भी हो सकता है, कोई डायलॉग भी हो सकता है। दोनों जो गाने मैं चुन रहा हूँ वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हाँ, तो ये उस वक्त का रिकॉर्डिंग है, आफ्टर जुम्मा चुम्मा ऑफ कोर्स, जो मिठुन दा के लिए मैं गा रहा था। मिठुन दा के बपैया जी डायरेक्टर थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूज़िक, वही लाइव है, 60-70 म्यूजिशियंस, और अनुराधा जी और मेरा गाना था। कह दो सारी दुनिया से, कह दो कर दो टेलीफोन, टेलीफोन कर दो टेलीफोन, कम से कम 1 साल चलेगा अपना 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 हनीमून हनीमून। तो ये रिहर्सल वगैरह, और बिल्कुल टेक से कुछ देर पहले बापैया जी आए, लक्ष्मी जी के कान में कुछ बोले, तो मैं बोला शायद मेरे बारे में बोल रहे कि ये अच्छा नहीं लड़का ठीक नहीं गा रहा है। तो लक्ष्मी जी मेरे पास आए तो मैं कंफर्म हो गया कि मुझे कुछ बोलेंगे। बोले, तो जो लक्ष्मी जी बोले वो ऐसा, सुदेश तो ऐसे गाटे गाटे मिठुन की आवाज़ में कुछ कर सकता क्या इसमें? बोले सर लाइव गाने में मैं डायलॉग बोल के फिर गाने की तरफ आना थोड़ा, अरे नहीं आप तो कर सकते हो, बापैया जी चाहते तो कर सकता है, कर कुछ नहीं तो बाद में देख लेंगे। तो अंतरे में मैंने ट्राई किया और जो एक टेक में ओके हो गया। लाइन थी अंतरे की, तूने मेरी कमीज पहन ली मैंने, तेरी तेरी पतलून हनीमून। तो मैंने किया
तूने मेरी कमीज पहन ली, अरे तूने मेरी कमीज पहनी रे, मैंने तेरी पतलून, हनीमून। गाना ओके हो गया, टेक ओके हो गया। अब मैं जाके बपैया जी इतने सीनियर डायरेक्टर है, मैंने सर, क्योंकि उनकी फरमाइश थी ना, तो बोला सर गाना कैसे हुआ? वो डायलॉग बहुत अच्छा हो गया। बोले यार मैंने गाने के बारे में पूछा है, इनको सिर्फ डायलॉग। तो दिस वाज योर मेमोरेबल मोमेंट। मेमोरेबल मोमेंट। एक और मोमेंट, वो गाना, हाँ, जो जिसने मुझे, कौन सी फिल्म थी है? हम, अरे वो भी अगेन वही डायरेक्टर, जुम्मा चुम्मा। जुम्मा नहीं, वो मुकुल आनंद। मुकुल आनंद, ये भी तो मुकुल आनंद थे। ये बपैया जी। अच्छा, बपैया ने भी हम बनाया। ये गाना बोला जिसने मुझे नाम, इज्जत, शोहरत, माल दे दिया। हाँ, ये वाला, ये और काम दिया, काम भी दिया आपका करियर को एक। और बिल्कुल बिल्कुल। और वो मैं अमित जी को कभी कभी बोलता है, सर आपकी वजह से मेरा घर चल रहा है। और नहीं यार, ऐसी बात नहीं करते। तो वो गाना सुनाता हूँ, जुम्मा चुम्मा। अरे वाह, क्या बात है मेरी। अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन, बाहर निकल, आज जुम्मा है, आज का वादा है, देख मैं आ गया, तू भी जल्दी आ, मुझे मत तड़पा। अरे तू बोली थी हे पिछले जुम्मे को, हे जुम्मा दूंगी अगले जुम्मे को, आज जुम्मा है तो आजा 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 आजा, हे जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा, जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा, जुम्मे को तोड़ दिया जुम्मे का वादा, ले आ गया रे फिर जुम्मा, जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। आई थिंक ऑडियंस का रिएक्शन मुझे अभी भी याद है। इस फिल्म बहुत टेरिफिक था। कॉइन्स फेंकते थे, कॉइन्स फेंकते थे उस गाने में। और बहुत, अगेन मुकुल आनंद अगर आप बात करते हो, टेरिफिक डायरेक्टर था। आई डिड 3 फिल्म्स विद हिम, एक भी रिलीज नहीं हुई थी। ओह माय गॉड। तो आई थिंक वी हैव टॉक्ड इनफ। एक ही सवाल रह जाता है कि कुछ आप, जो मैं हमेशा हर आर्टिस्ट को पूछता हूँ, जिसमें आज मैसेजेस का दौर है, बच्चों को मैसेजेस, आर्टिस्टों को मैसेजेस। आप इतने एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, आपने लाइंस कहाँ से कहाँ पकड़ के पकड़ी है, बॉल पकड़ी है, लेफ्ट से पकड़ी है, राइट से पकड़ी है, कुछ मैसेज देना चाहोगे? मे बी टू दी मिमिक्री आर्टिस्ट, मे बी टू दी स्ट्रगलर्स, और मे बी इवन टूडेज सोशल मीडिया ओरिएंटेड पब्लिक। आप कुछ मैसेज आपके दिमाग में जो भी आए। मैसेज यही है मेरा। मैसेज क्या दूंगा मैं? यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब बनना है, एक अच्छा आर्टिस्ट बनने से पहले एक इंसान अच्छा बनने की कोशिश करो। अच्छा तो बाद में, पहले इंसान बनने की कोशिश करें। दूसरे, अपने को जो भगवान ने जो भी दिया है टैलेंट, लिखने का, पढ़ने का, डांस करने का, मिमिक्री करने का, या इंजीनियर बनने का, उस टैलेंट को पहले पहचानो, उसके ऊपर काम करो, अंत तक उसकी रिस्पेक्ट करो, और बिल्कुल पूजा की तरह उसको डेडिकेशन के साथ पूरा निभाओ। और दूसरा, अपने माँ बाप की आँखों से अगर कोई आंसू निकले तो उसकी वजह आप न बनो। क्या बात। मम्मी डैडी का, माता पिता का जो आशीर्वाद लेता है वो ज़िंदगी में हमेशा कामयाब होता है और सुखी होता है। गॉड ब्लेस यू। क्या बात, क्या बात। ये इनकी करियर का निचोड़ है, जो जिन्होंने इनको अच्छे इंसान, ये बहुत अच्छी बात कह दी, अच्छे इंसान बनो। आज इंसानियत धीरे धीरे डूब रही है और कमर्शियलाइजेशन ऊपर आ रहा है, बिल्कुल ह्यूमैनिटी ख़त्म हो रही है। सो सुदेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आवाज़ बदल के नहीं बोल सकता लेकिन सच में बहुत सर, आप मत कीजिए, हमारा घर चल सर। रहा है। एक बॉल एक लास्ट में मार दीजिए ना। भीष्म पितामह का कोई डायलॉग याद है आपको? भीष्म पितामह अगर असरानी होते ये बात मैंने सुनी है। बच्चों, आयुष्मान भव। गुड। अरे जब हम नहीं सुधरे तो तुम क्या सुधरोगे? फिर भी आयुष्मान भव। यस, मेरी आवाज़ भीष्म पितामह की भी कुछ लोग कहते हैं सर, अपन आपकी आवाज़ में बोला। मैंने कहा अच्छा चलो, लेटेस्ट एडिशन है आप लोगों के लिए। सुदेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। थैंक यू सर। आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया।
मैं आज सुबह से 2 इंटरव्यू ले चुका हूँ, लेकिन मैं ऑनेस्टली कहूँगा कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। अरे थैंक यू बिगिनिंग के 2 इंटरव्यू तो लिए मैंने, लेकिन वो तो ठीक है, मज़ा भी आया, बट वो फिर भी खाना पूर्ति तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे पता था कि शाम थोड़ी रंगीन होने वाली है। शाबाश। तो बैठे जब बैठेंगे 2 दीवाने तो महफिल जमेगी, पर प्रॉब्लम है मैं बैठता नहीं, महफिलों में बैठता नहीं। मैं सर, लोग यकीन नहीं करते, लेकिन मैंने छुआ भी नहीं और टेस्ट भी नहीं किया। नेवर। सिगरेट, दारू, तंबाकू मतलब देखा भी नहीं आज तक। सर आप मेरी बोट में सवार हैं। मैं 40 साल से इंडस्ट्री में हूँ, मैंने आज तक बियर नहीं चखी। बियर तो छोड़ो, मैंने सिगरेट नहीं पिए मैंने सर। मैंने तंबाकू मतलब वो जो होता है ना। और अच्छा होता ये था कि जब यूएसए जाते, कहीं जाते, आपको पता है ना, ऑर्गेनाइजर 2-2 बोतलें रख देता मेरे कमरे, सुदेश भोसले आए हैं। और अभी भी आज भी पूछते हैं, अरे वो चाहिए क्या? कुछ चाहिए? कुछ नहीं। और तो मैं म्यूजिशियन, आ जाओ ले जाओ। क्या बात है। कभी-कभी तो जोक होता है। ये बेस्ट पार्ट है आपके करियर का, मैं बोलता हूँ। और इसलिए अच्छा, मेरे दोस्त जो है ना, मेरे हमारे कलीग्स बोलते हैं, यार तेरा अच्छा है। क्यों? तेरा खर्चा कम होता है यार। इसको खर्चे भी गिनते हैं, लॉस ऑफ योर बॉडी नहीं गिनते इसको, खर्चे। बिल्कुल बिल्कुल। और ना जैसे अभी शो के बाद डिनर होता है ना, तो वो लीजिए ना, तो म्यूजिशियन नहीं वहाँ नहीं, क्या बात कर रहे, लास्ट ईयर तो पिया था हमारे साथ, अभी वो खुद पिया हुआ था और सारे सबके सामने कोक है, किसी के उसको पता नहीं कौन पी रहा है कौन नहीं पी रहा है, उसको लगा कि उसने पिया। ये हम लोग मानते नहीं। इस इंडस्ट्री में अगर आप इस इंडस्ट्री में क्या बात कर रहे हैं, फिर आप कैसे हुआ, कैसे आप अभी यहाँ तक पहुंचे, कैसे पहुंचे? सब फेक है कि पार्टी में लेना पड़ता है वरना इंसल्ट। अरे जो नहीं पीता उसको आप देते हो तो उसकी इंसल्ट करते हो। एग्जैक्टली। और सर मेरा पेट डायलॉग है कि मुझे कई बार प्रोड्यूसरों ने भी, कई लोगों ने कहा सर दोस्ती के लिए, सर एक पैक दोस्ती के लिए। मेरा डायलॉग हमेशा रहता है, अगर दोस्ती आपकी इस पैक पर निर्भर करती है तो अपनी दोस्ती अपने पास रखिए, अपने पास रखिए, मैं पेप्सी कोक ले लूंगा आप। और ना दोस्त नहीं बिगाड़ते, आपको बहाना चाहिए, बहाना चाहिए गम गलत करने का। अपना इसका कोयला का ये था सिल्वर जुबली, और किसी इसका अपने राकेश रोशन जी के ताज में पार्टी थी। और मैंने उसमें उनके लिए गाया था किंग अंकल में सारे जैकी श्रॉफ के गाने मैंने गाए थे। तो अब ये जैसे टेबल्स लगते हैं ना, और सबके नाम लिखे होते, तो मैं हूँ अशोक सराफ, असरानी जी, साधना सरगम और कुछ। तो वेटर आया, सर क्या ऑर्डर ड्रिंक्स की? तो मेरे लिए विस्की, इनके लिए वोडका, इनके लिए बियर, और ये है सुदेश भोसले, इनके लिए जलजीरा। अच्छा, ये आपने पहलू अच्छा हुआ इंटरव्यू के एंड में मुझे बता दिया, क्योंकि ये आपका पक्ष मैं नहीं जानता था और मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ऐसे लोग जो मुझे कम मिलते हैं जो कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में शराब के बगैर नहीं चल सकता। अरे साहब चलता है साहब, मेरे ऊपर आवाज़ों का नशा चढ़ता है। यस, ये भी नशा है। अकेला भी होता हूँ ना, गाड़ी में, बाथरूम में, मैं अपने आप से बोलता हूँ अलग अलग आवाज़ों में। क्या बात है। और वो मेरा रियाज होता है। कभी कभी बीवी खटखटाती, अरे कौन है, मतलब नहीं, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। देखो गाने का भी रियाज होता है, और मैंने पहली बार सुना कि मिमिक्री का भी रियाज होता है। अरे क्या बात, डायलॉग पार्ट, क्या बात। चलो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू पूरी टीम को धन्यवाद। बस, और मैं इनके लिए ही कहना चाहूँगा कि ये आए और इन्होंने हाँ कहा, तो ये हमारे आज के गेस्ट थे। और मैं इस बहुत ही हिलेरियस एपिसोड को मैं यहीं विराम देना चाहूँगा। सुदेश जी, एंड में हम आ गए हैं अपने अंतिम छोर पर। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम अपने अतिथि को खाली हाथ नहीं भेजते, ये तो परंपरा है हमारे देश की। तो मैं भीष्म इंटरनेशनल की तरफ से थैंक यू सर, एक छोटा सा बहुत धन्यवाद। कम से कम याद तो रखोगे हमको। और कभी कभी हो सकता है कि बाथरूम में भीष्म पितामह के डायलॉग भी बोलूँगा, लेकिन आज आपके सामने हिम्मत नहीं होनी चाहिए। अगली बार शायद लेकर आइएगा। थैंक यू वेरी मच। अगले हफ्ते मैं एक और हस्ती को आपके सामने लेकर आऊँगा। नहीं बताऊँगा अभी कौन है, कौन होंगे, कहाँ से होंगे, किधर से होंगे, हंसाएंगे या आपको सीरियस बात करेंगे, इसलिए वेट कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। ये बात